करियर के मामले में एस्ट्रोलॉजी कितना पावरफुल होता है? वी आर अ पपेट ऑफ आवर प्लैनेट। हम चार्ट में हमेशा 10th या 11th हाउस से देखते हैं करियर। वाव फैक्टर रहेगा, एवरेज रहेगा या नहीं आएगा, न्यूमरोलॉजी उसे कंफर्म कर देती है। पैसा करियर में टाइम से आता है, जो कि करियर चूज किया उससे नहीं आता है। इसलिए पहला जो मेरा एडवाइस ये रहता है सबको कि करियर डिसाइड करने के लिए कौन से 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे पहले एनालाइज कर लेने चाहिए एक इंसान को? हम चार्ट में फर्स्ट थिंग ये देखते हैं कि इसका साइड कितनी हाई रहने वाली है। आज की डिमांड के अकॉर्डिंग दे कैन बी ए हीलर। और अगर गलती से अगर वो एस्ट्रोलॉजी में आ गए तो वो सुरेश रैना, उसके चार्ट में बहुत सारी इंजरीज है। तो आप ये समझ लो कि अगर लाइफ में इंजरीज हैं, चार्ट में दिख रहा है, तो पहला रिकमेंडेशन है स्पोर्ट्स में डाल दो। डिमांड पूरी होती रहेगी चार्ट की। करियर का एक इशू और है कि मैरिड लाइफ को हैम्पर करेगी। जितने भी सेपरेशन कॉम्बिनेशंस हैं हमारे चार्ट में, वो ही करियर का कॉम्बिनेशन। 90% लोगों के जब भी सेपरेशन होते हैं 1% रॉकेट हो जाता है करियर। लेकिन गर्ल न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन है, अगर किसी का बर्थ 3, 12, 21 या 30 को होता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ को समराइज कर आता है, तो वो लोग अपनी शादी के बाद ग्रो करते हैं बियॉन्ड द इमेजिनेशन। कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से रास्ता दिखाते हैं? हमारा काम नहीं रेमेडी देना। मैंने भी एक चीज ऑब्जर्व करी कि आपने जेमस्टोन्स पहने हुए हैं। हाँ। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर का काम रेमेडीज देना नहीं है? तो जेमस्टोन का ये होता है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे अलग अलग तरीके की सलाहें बेच रहे हैं जी। क्या सिर्फ राशि या कुंडली देखकर करियर बताना एक मिसलीडिंग अप्रोच है? 99.9% फेक पीपल हैं एस्ट्रोलॉजी में। ये कंटेंट क्रिएटर हैं आजकल, ये बैठ के डेली लिखते हैं। एक हैं एस्ट्रोलॉजर, वो खुद ही भूल जाते हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि आपको मनी का अगर इशू है तो शुगर लेनी है कुछ 250 ग्राम और 11 इलायची लेनी है और अपने नॉर्थ ईस्ट में रख देना। आई डोंट नो ये कब तक चलेगा कि करोड़पति कैसे बनेंगे, क्योंकि इनका अगर खुद का नहीं बरस पा रहा है तो लोगों को कैसे बरसे। हाय सर, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सवाल, और ये सवाल इंसान के जीवन और उसके जज्बात से ज़्यादा जुड़े होते हैं जी। क्योंकि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम अपनी किस्मत, अपना समय जी और अपने जीवन की बात करते हैं। एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड योर लाइफ योर मनी, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के साथ बहुत ही डीपली एम्बेड हो जाता है एक्चुअली। और जब हम पैसे की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जन्म या मृत्यु की बात नहीं होती, वहां पे लाइफ और करियर की भी बात होती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही इन डेप्थ बात करने वाले हैं एक इंसान के जीवन और उसके करियर से, उसको अटैच करके एस्ट्रोलॉजी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को लोग सिर्फ और सिर्फ शादी और दशा से जोड़ देते हैं, राइट? करियर के मामले में एस्ट्रोलॉजी कितना पावरफुल होता है और लोग इसे कैसे समझ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर इवेंट के लिए दशा और हमारा चार्ट बहुत पावरफुल है, राइट? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। वी आर अ पपेट ऑफ आवर प्लैनेट। और शादी इज़ अ इवेंट जो एक बार होती है कभी। करियर लाइफ लॉन्ग चलता रहता है जी। अराउंड, अगर हम नॉर्मली देखें इंडियन हिस्ट्री में, तो 25 के बाद हम स्टार्ट हो जाता है करियर हमारा लगभग। जी। अब वो करियर में फ्लोज बहुत है, अप भी आता है, डाउन भी आता है, बहुत चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम चार्ट में हमेशा 10th या 11th हाउस से देखते हैं करियर को जी, कि हमारा करियर कैसा रहने वाला है। और ट्रेडिशनल बिलीफ ऐसे हैं कि हम उनको स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। ओके। लेकिन उस टाइम पीरियड में 25 के बाद जो भी प्लेनेटरी दशाएं चलेंगी वो भी करियर देंगी डेफिनेटली, क्योंकि उस जब हम एलिजिबल हो जाते हैं करियर के लिए तो वो भी अपना काम कर रही हैं। अगर वो कहती हैं कि मैं करियर दूंगी तो वो करियर देंगी। इसमें थोड़ा सा जो आजकल मेरा रिसर्च कहता है, न्यूमरोलॉजी उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। ओके। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ये बता तो आता है कि हम पैसा कमा पाएंगे, वाओ। और वो वाव फैक्टर रहेगा, एवरेज रहेगा या नहीं आएगा, वो न्यूमरोलॉजी उसे कंफर्म कर देती है।
कि ये कितने साल में किस लेवल तक जाएगा। तो लाइफ प्रेडिक्शन, करियर प्रेडिक्शन, किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का ही इस्तेमाल ना करते हुए अदर ब्रांचेस को भी अगर साथ में लाया जाए तो ज़्यादा अच्छे से बताया जा सकता है कि एक इंसान का जीवन कैसा रहने वाला है। बट यहाँ पे आज के यूथ को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि यार स्टार्टअप करूँ, जॉब करूँ, क्या ना करूँ। क्या उनकी कुंडली ये बता सकती है कि क्या करना सही होगा? हाँ, कुंडली से हमें ये पता लगता है कि हम बिजनेस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे या जॉब में। ओके। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप चार्ट वाइज किसी के पास जाते कंसल्ट करने, तो आप अपने सबकॉन्शियस में कुछ ऑप्शन लेके जाते हैं। ओके। और वो ऑप्शन आपकी लाइकिंग भी होते हैं। हमारा जो चार्ट है, हमारे प्लेनेट हैं, वो हमें कुछ ना कुछ हिंट देते रहते हैं कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किधर जाना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपका पैसा कम आए ज़्यादा है वो सेकेंडरी है। ओके। प्राइमरी गोल है कि क्या आप उसमें खुश रहोगे। क्योंकि अगर एक प्रोफेशन से सपोज पैसा आ भी रहा है, आपका टाइम चल रहा है या अर्निंग वाला पैसा आ रहा है, बट अगर आप उस प्रोफेशन को एंजॉय नहीं कर सकते जी, तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन बाद आप भाग जाओगे छोड़ के। खुशी नहीं है तो कुछ भी खुशी नहीं है। सबसे पहली चीज़, पैसा करियर में टाइम से आता है। प्रोफेशन जो भी करियर चूज़ किया उससे नहीं आता है। और जब आता है उस समय आप क्या कर रहे होते हो मैटर नहीं करता। राइट। तो इसलिए पहला जो मेरा एडवाइस यही रहता है सबको कि इंडिविजुअल एनालाइज किया जाए कि वो चार्ट में अभी स्कोप कितना है। स्कोप वाइज अगर वो अपना हॉबी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर पैसा नहीं भी आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट वो डिप्रेस या लॉस नहीं रहेंगे। और वही हॉबी जब टाइम पैसा आने का आएगा तो उसको ट्रिपल अमाउंट में देगी, क्योंकि वो जब तक परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं उसमें। सपोज आप जो भी प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, सपोज अगले 3 साल आपका करियर लो रहने वाला है, हमें पता लग चुका है, तो हमने ये जाना इससे कि 3 साल बाद पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन आप हॉबी को कैरी करो। क्योंकि हॉबी में आपको ना बाउंडेशंस नहीं होती है कि मैं कितना टाइम दूं इसमें, आप 24/7 कर सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है करियर डिसाइड करने के लिए। एक्चुअली सर, आप बहुत ज़्यादा मिथ बस्टिंग भी करते हो, मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा है जी। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बहुत अलग अलग तरीके की सलाहें दे नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं जी। और उन सलाहों में जो वो बेचा जाता है वो बताते हैं कि आपकी राशि अगर आपकी मकर राशि है तो आपका करियर ऐसा होगा, आपका ये है तो आपका ये ऐसे होगा, आपका सूर्य चौथे घर में बैठा है तो आपको इस तरीके की परेशानियां आएंगी। क्या सिर्फ राशि या कुंडली देखकर करियर बताना ये करेक्ट होगा या एक मिसलीडिंग अप्रोच है? ये टोटली मिसलीडिंग अप्रोच है। हम हमारे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं टोटली, और वो हम पे बिलीव करके जितने लोग, एक्चुअली 99.9% फेक पीपल हैं एस्ट्रोलॉजी में, और वो हमारे इमोशंस का प्ले कर रहे हैं। और हर किसी का सपना होता है लाइफ में कि वो जॉब करे या बिजनेस करे और ग्रो करे, ब्रांड बने, लेकिन बन वही पाते हैं जिनका टाइम सपोर्ट उनको सपोर्ट करता है। एवरीवन इज टैलेंटेड बट डेस्टिनी मैटर्स, और हर किसी को कुछ साल मिलते हैं उसकी लाइफ में। दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब हमें अच्छे साल मिलते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि हम ना मेंटली बड़े कंफर्ट फील करते हैं। हम अच्छे टाइम में कभी नहीं जाते किसी के पास एडवाइस के लिए, हम हमेशा बैड टाइम में जाते हैं। आप ये मान लो कि अगर मान लो मैं आपको बता दूं कि आपके 5 साल लाइफ के ना गोल्डन पीरियड है करियर के लिए, तो यू शुड एफर्ट 10 टाइम मोर। बट हम उन 5 सालों को, क्योंकि वो अच्छा पीरियड है, वी फील गुड, हमें आगे से अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, हम सेटिस्फाई होते हैं सब कुछ। अगर मुझे मंथली 1 लाख मिल रहा है और मेरा गोल था 25,000 का, आई एम हैप्पी। लेकिन ये नहीं पता कि मेरी जो मशीनरी है, डेस्टिनी है, उसकी कैपेसिटी 10 लाख की है। मैं एफर्ट नहीं करता। हम हमेशा एफर्ट पता है कब करते हैं, जब मैं लॉस में होता हूँ या लो जा रहा होता हूँ करियर में। तो अच्छे अच्छे ईयर्स हम छोड़ देते हैं, इसलिए लोग ना हमेशा बुरे टाइम पे आते हैं।
और ये जो सोशल मीडिया है, इट्स अ, आप भी हो सोशल मीडिया पे, इट्स अ डस्टबिन, टोटली डस्टबिन। तो इसमें बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ भी फेंक देते हैं, ख़राब भी फेंक देते हैं। इफ़ यू आर अ मतलब वेरी गुड लर्नर, तो आप चूज़ कर पाओगे कि ये यूज़फुल है, ये वेस्ट है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चूज़ कर पाता हूँ, लेकिन कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चूज़ नहीं कर पाते। वो तो सब कुछ ग्रैब करते जा रहे हैं जो मिल रहा है, क्योंकि उनको एक ही ऑप्शन है कि मुझे बस सक्सीड होना है, मुझे सक्सेस चाहिए। वो नहीं सोच, और उनको ये लग रहा है कि मैं पर्टिकुलर कोई रेमेडी परफॉर्म कर दूंगा और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंज ऐसे नहीं होती, वो डिसाइडेड है, मेरी भी डिसाइडेड है। अगर लाइफ बदल पाती तो शायद अंबानी की जगह कोई एस्ट्रोलॉजर बैठा होता या कोई मंदिर का पंडित होता। इट्स वेरी सिंपल सर, ये वही वाली बात होगी कि अगर दरिया है तो दलदल भी है, और पॉडकास्ट है तो फ्रॉडकास्ट भी है। एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर, करियर डिसाइड करने के लिए कौन से 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे पहले एनालाइज कर लेने चाहिए एक इंसान को बिफोर जंपिंग इनटू अ कंक्लूजन? जब भी हम किसी का करियर डिसाइड करते हैं तो पहले तो हम स्कूल के बाद ही हम कोई स्ट्रीम डिसाइड करते हैं कि किस फील्ड में जाना है। तो जब हम चार्ट देखते हैं किसी का, तो उस चार्ट में फर्स्ट थिंग ये देखते हैं कि ये इसका इमोशनल साइड कितनी हाई रहने वाली है। क्या ऐसा तो नहीं है डिप्रेसिव हो सकता है बहुत ज़्यादा? जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं वो हार्ड टाइम को ना फेस कर नहीं पाते, बहुत मुश्किल हो जाती है उनकी। उनका विल पावर टूट जाता है। और जो ब्लेस हैं इस चीज़ों में, जो हैप्पी गोइंग है, वो बैड टाइम में भी ना ऑल इज वेल करके निकल जाते हैं। अगर बहुत इमोशनल पर्सन है तो मैं उसको स्कूल टाइम से, अगर बच्चा मेरे पास आ गया है तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ मेरी तरफ से कि जो प्लेनेट की डिमांड है, इट्स अ इमोशनल पर्सन। तो इट मीन इमोशनल पर्सन सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, पहली बात, क्योंकि उनका ना माइंड में ना एक अलग ही ड्रीम मतलब दुनिया चलती है जी। और वो राइटर हो सकते हैं, वो सिंगर हो सकते हैं, वो एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आज की डिमांड के अकॉर्डिंग दे कैन बी ए हीलर, मतलब साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, उस फील्ड में जा सकते हैं। लोगों को वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, वो उनको वो थॉट देते हैं जो कॉमन में सोच नहीं पाता। और अगर गलती से अगर वो एस्ट्रोलॉजी में आ गए इमोशनल पीपल, तो वो सबसे पहली तो खुद को हील करते हैं। जब आप देखते हो दुनिया में दुख है बहुत, तो उस टाइम पे आपका दुख कम हो जाता है कि मैं तो बेटर हूँ। सेकेंड थिंग, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि वो किसी हॉस्पिटल में ऐसी जगह पे जॉब करे या कोई इस तरह का बिजनेस जिसमें वो वहाँ पे पेशेंट्स आते हों। तो हमने क्या किया, रेमेडीज़ नहीं की, हमने एक इवेंट मैनेजमेंट किया कि पर्सन को वहाँ भेजा जाए जहाँ पेशेंट आते, तो उसका वहाँ पे स्टार्स कंज्यूम होंगे। क्योंकि अगर पर्सन बीमार होगा तो बार बार हॉस्पिटल जाएगा। सिंपल। किसी के चार्ट में बहुत ज़्यादा चोटें लिखी हों जी, मैं एक चीज़ डिस्क्लोज कर देता हूँ। सुरेश रैना मेरे से 2 साल पहले कंसल्ट किया उन्होंने। ओके। बाय थर्ड पर्सन आए थे। उन्होंने मुझे बोला था कि बताना मत। तो 2 साल हो गए तुम बात को। तो कोई मेकअप आर्टिस्ट थे, उनके थ्रू, उनके रिलेटिव हैं, तो उनकी वाइफ का मैंने कंसल्ट किया, प्रियंका रैना। तो उन बिजनेस है उनका अपना। तो उन्होंने जब मुझसे कंसल्ट किया, शी इज़ वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड का मैं आपको भेजूँगी, उनका देखना आप जी। तो मुझे तो पता नहीं, मैं तो एक्चुअली उनका नाम प्रियंका के नाम से आया था मेरे पास। ओके। जब मैंने, और एट द मोमेंट वो फ़ोन जिस पे बात कर रहे थे वो स्पीकर पे था, और वो कॉन्फ्रेंस कॉल थी, प्रियंका एट द ऑफिस। ओके। और जो लेडी थी उनके साथ में रन्ना जी बैठे हुए थे। ओके। तो सुन रहे थे स्पीकर पे, ये सेटिस्फाइड। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड का भी देखना। मैं कहा ठीक है, डिटेल सेंड करना, देख लेंगे। तो वो जो मीडिएशन में लेडी थी वो बोली मेरे ब्रदर का भी देखना। तो मैं कंफ्यूज था कि कौन बोल रहा है, आई डोंट नो किसका। देख लेंगे, डिटेल भेजना, कल देखेंगे। तो इतने में उन्होंने फ़ोन लेके बीच में बोलते हैं कि सर मेरा भी देखना। मैं कहा ठीक है, आप डिटेल सेंड कर देना, आई विल रिव्यू। देख तो बोले कि हाँ मैं भेज देता हूँ, मैं माय नेम इज़ सुरेश रैना। मैं कहा ठीक है, होगा कोई होगा। तो उन्होंने डिटेल सेंड कर दी। सेंड करने के बाद उनका अपना पर्सनल नंबर से मैसेज आया, आई हैव हिज नंबर, कि भाई मेरा ये डिटेल्स है और मुझे कल का आपने 1:30 बजे का टाइम दिया है। मैं ठीक है, मैं डिटेल्स चेक की। तो फिर बाद में जब रिवाइज करता हूँ तो नेम वगैरह आया। मैंने कहा ये वो गूगल किया, तो उनका गूगल पे वहाँ पे शायद कुछ और है, थोड़ा सा चेंज है। तो मैं बोला होगा कोई और। बाद में मैं इधर रेयर केस जहाँ पे मैं प्रोफेशन पूछता हूँ किसी से,
जब कंसल्ट करने लगा मैंने पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है. ही सेड आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन. मैंने कहा ओके, क्या स्पोर्ट्स करते हैं? कहते सर आई एम सुरेश रैना. मैंने कहा ओके, कौन से सुरेश रैना? कह रहे इंडियन टीम से 2021 में रिटायर हुआ हूँ मैं, अभी कमेंट्री कर रहा हूँ. तब मुझे क्लिक हुआ. अब आप ये यहाँ पे मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ कि उनके चार्ट में बहुत सारी इंजरीज हैं. तो आप ये समझ लो कि अगर पर्सन की लाइफ में इंजरीज हैं, चार्ट में दिख रहा है, तो पहला रिकमेंडेशन है स्पोर्ट्स में डाल दो. स्पोर्ट्स में डाल दो. स्पोर्ट्स में बच्चे गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, छोटी छोटी वो डिमांड पूरी होती रहेगी चार्ट की. अगर हम डिमांड पूरी करेंगे तो हमें रेमेडीज नहीं करनी पड़ेगी. मतलब आपकी कुंडली से आपका करियर भी डिफाइन हो रहा है एक्चुअली. क्योंकि अब जैसे जो आप प्रोफेशन प्ले कर रहे हैं, शायद आप इसमें नहीं होते तो शायद आप परेशान रहते. आपके थॉट्स, आपका जो वो चेयरफुलनेस वो कंज्यूम नहीं होती कहीं. आप कुछ और कर रहे होते, डिस्टर्ब होते कि मैं अपने थॉट को कहाँ भेजूं. एज यू सेड यू आर अ 31 born, आई एम अ 4 December born. वी हैव ए एक्स्ट्रा ब्रेन. नहीं, ये होता है सर. ये चीज आप जो बोल रहे हो ना, मैं इससे 110% रिलेट करता हूँ. क्योंकि बचपन से ही मेरे माइंड में एक थॉट था दैट आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. नंबर 1, आई वांट कि मैं पॉपुलैरिटी वाली स्ट्रीम में जाऊं जहां पे लोग मुझे जाने. मैं लोगों को हेल्प करूं, लोगों को सपोर्ट करूं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूं थ्रू समथिंग, जिससे मैं उनको कुछ दे पाऊं. राइट. ये तो मैंने डिसाइड किया ही नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊंगा, इस फील्ड में आऊंगा. मैं तो एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, आई एम अ डाइटिशियन बाय एजुकेशन. मैं तो कुछ और कर रहा था. बट मेरा भाग्य, मेरी कुंडली, मेरे लगन कुंडली में जो मार्किंग्स हैं, राइट, वो मुझे घुमा फिरा के वहीं पे ले आई जहां पे मुझे जाना था. बिल्कुल. ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो 4 नंबर हैं और वो कहीं ना कहीं करते ना करते मीडिया लाइन में या आईटी लाइन में आ ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी लाइन में. करियर चेंज ओवर बहुत देता है फोन नंबर. इवन मैं बताऊंगा कि राहु के नक्षत्र जो भी हैं, ये भी करियर चेंज बहुत बोलते हैं. लाइफ लॉन्ग ये बदलते रहते हैं अपने आप को, क्योंकि इनके लिए पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन है नहीं. देखो, अगर आपके पास एक डेवलप माइंड है जी, तो आप बहुत सारे प्रोफेशन में परफॉर्म कर सकते हो, बट इंटरेस्ट मैटर्स. राइट. मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है उस प्रोफेशन में, पैसा सेकेंडरी है. अब बहुत सारे लोगों को मैं गोल्डन पीरियड बताता हूँ कि 4 साल बाद आपका 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का गोल्डन पीरियड आएगा. लेकिन वो जो आएगा पीरियड, उसे कौन जिएगा? अगर आप अभी 4 साल जो पीरियड बीच में बचा हुआ है इसमें कंज्यूम कर दोगे, डिप्रेस हो जाओगे, ब्रेक डाउन हो जाओगे, उसको कौन जिएगा? तो जियो उसके लिए. अगर आपको पता है कि फरवरी आने वाला है, राइट, समर आने वाला है, वो आएगा, तो आप उसका वेट कर रहे हो. अगर आपके होप नहीं है तो यू आर नथिंग. तो इसलिए हमारा जो मेन पर्पस है एस्ट्रोलॉजी का, वो है होप जनरेट करना. और उनको एक्चुअली कभी कभी शुगर कोट करना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी को बताएंगे कि नोबडी वांट नेगेटिव, कोई सुनना नहीं चाहता. अगर मैं उनको कुछ, बहुत सारे लोग इसलिए भी कंसल्ट नहीं करना चाहते, उन्हें डर लगता है कि कुछ गैप ना निकल आए, कुछ बड़ा गलत ना बता दें, तो वो झेल नहीं पाएंगे. सर, डायरेक्ट सनलाइट भी इंसान को जला देती है एक्चुअली. कभी कभी कुछ बातों को इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है सो दैट वो प्रोटेक्टेड रहे इंसान, उसके माइंड में सेकंड थॉट्स या कोई ऐसी नेगेटिविटी इमीडिएटली ना डेवलप हो जाए जिससे वो इमीडिएटली परेशान हो जाए. एक्चुअली सर, नक्षत्रों की आपने बात करी. नक्षत्र शब्द सुनते ही ना बहुत सारे लोग नक्षत्रों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं. बट नक्षत्रों का करियर पे एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या होता है वो बताइए. फर्स्ट थिंग तो है कि बिहेवियर हमारा डेवलप नक्षत्र से आता है. हम पिज्ज़ा खाते हैं, पिज्ज़ा में सबसे पहले ब्रेड आता है. सपोज अगर ब्रेड अच्छा नहीं हुआ तो बाकी का मैटर ही खत्म हो गया. ठीक है. अब अगर ब्रेड अच्छा मिल गया मुझे, उसके बाद डिपेंड करेगा टॉपिंग्स कैसे रहेंगे, चीज़ कैसा रहेगा, वेजिटेबल्स कैसे, तो वो फर्दर है कि वो उसके टेस्ट को इम्प्रोवाइज करेंगे या वर्स्ट कर देंगे, वो डिपेंड करेगा. लेकिन एटलीस्ट नक्षत्र अच्छा मिलने से नाना चाह करते हुए भी एक गुड ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है. अच्छे नक्षत्र से अच्छे लोग आते हैं. अब मैं शतभिषा नक्षत्र से बिलोंग करता हूँ. सो शतभिषा नक्षत्र से
एक उसका ब्लेसिंग आती है, हर नक्षत्र कुछ ब्लेसिंग आती है। मेरी ब्लेसिंग्स ये मिली है मुझे बाय बर्थ, जो मुझे बहुत बाद में डिस्कवर हुई कि आई एम अ वेरी गुड हीलर, आई कैन हील पीपल बाय टच। मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को, अगर आपको शोल्डर पेन है सपोज, और मैंने अगर आपको थोड़ा स्ट्रेच एक्सरसाइज करवा दी कि ऐसे कर लो, तो यू विल फील बेटर। जस्ट लाइक वो कहते हैं ना कि जो बच्चा उल्टा पैदा होता है या 8वें महीने में पैदा होता है, उससे आप एक बार पैर लगवा लो तो कमर का दर्द या फिर प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। इट्स कॉल्ड ब्लेसिंग इन ऑल चार्ट, डिफरेंट टाइप। कुछ नक्षत्र गॉड के फेवरेट हैं, तो मतलब वही है, अच्छे नक्षत्र से अच्छे बच्चे, वो बाकी चीज़ बाद में है कि मतलब इंडिविजुअल मैं कैसा हूँ वो अलग चीज़ है, और मुझे करियर कैसा मिलता है वो अलग चीज़ है। राइट, क्योंकि हर एरिया अलग है। अब बहुत अच्छे पर्सन लाइफ जी रहे होते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं होती। राइट। सेकंड, करियर का एक इशू और है कि जब भी आप बहुत अच्छा करियर देखते हो या ग्रो करते हो, तो उसका ना नेगेटिव साइड है कि आपकी पर्सनल जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो हैम्पर करेगी। डिफॉल्ट है वो। ओके। एक इंटरेस्टिंग और है इसमें कि जितने भी सेपरेशन कॉम्बिनेशंस हैं हमारे चार्ट में जी, वो ही करियर का कॉम्बिनेशन। मतलब 90% लोगों के जब भी सेपरेशन होते हैं जी, 1% रॉकेट हो जाता है करियर में। मतलब लड़का या लड़की, जब जितने भी आप सेपरेशन केसेस देखोगे तो रेयर कोई बचता नहीं, तो 1% दोनों में से फ्लाई करता है। सर यहाँ पे कौन से नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट होता है? यहाँ पे नक्षत्र का नहीं होता। ये है, इसमें एक नक्षत्र तो डिफॉल्ट हम बोल ही देते देखते, जैसे किसी का पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु का होता है पुनः बसना। उसकी लाइफ में रिपीटिव एक्टिविटीज बहुत होती है, मतलब कि जैसे उसने 12th कर ली आर्ट से, उसके बाद कॉमर्स से कर ली, रिपीट कर रहा है। तो अगर बॉय है तो पुनर्वसु का, तो नक्षत्र देखते हैं हमें अलर्ट होना पड़ता है कि हमें चार्ट में जाके देखेंगे प्लेनेट उसे रिकवर कर रहे हैं, कहीं से सेफ्टी दे रहे हैं, नहीं कर रहे, कि सेपरेशन के बाद ग्रोथ देगा या नीचे ले जाएगा। लेकिन गर्ल उल्टा है। पुनर्वसु नक्षत्र की लड़कियां वेरी गुड वाइफ, मतलब वो बहुत सपोर्टिव होती हैं अपने हस्बैंड के लिए। इवन न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन है, अगर किसी का बर्थ 3, 12, 21 या 30 को होता है, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ को समराइज करके 6 आता है, 6 आता है एंड में, तो वो लोग अपनी शादी के बाद ग्रो करते हैं। अगर 3 या 6 का कॉम्बिनेशन हो या 6 और 3 का। तो जैसे मेरी मैरिज लेट हुई, मेरी वाइफ जब आई तो उन्होंने 2018 में मुझे बोला कि मुझे बाहर जाना है, मुझे नहीं करना। शी इज़ अ डबल MA, उन्होंने BEd किया हुआ, डाइट किया हुआ, शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड यार, तो मुझे कुछ करना है। तो मैंने कहा वेट, सिंपल सा फंडा, डेस्टिनी इज परफेक्ट थिंग, 23 में वी विल ट्राई, स्कोप बहुत ज़्यादा है, और यू कांट बिलीव कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन प्लेट में परोस के मिलता है ना, इस तरह चीज़ें होती हैं, आगे से आगे चीज़ें होती चलेगी। मतलब विद इन 3 months आप कहोगे कि जब हम, या तो कोई बिलोंगिंग हो आपकी, कोई हो वहाँ पे, तो बेटी आपको बजट अरेंज करना है, सब कुछ अरेंज करना है, वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, आइल्स क्लियर होगा नहीं होगा, तो इट्स कॉल्ड डेस्टिनी। कि जब आपका टाइम ठीक होता है तो ये मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो, पैसा आएगा। बट एस्ट्रोलॉजर के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि आपको किस करियर में ज़्यादा जाना चाहिए, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस में चीज़ें लेके जाएंगे। एक रियल एग्जांपल इसमें था कि एक मेरे नोन टू के थ्रू आए थे कोई पर्सन, उनका कॉस्मेटिक का बहुत अच्छा बिजनेस था दिल्ली में, और बहुत अच्छा रहा 11-12 साल। तो रेंटेड प्रॉपर्टी पर था, जब वो ख़त्म हुआ, मतलब उनका कुछ इशू हुआ, तो और उनका कोई दशा पीरियड ख़राब हुआ, तो उन्होंने वो क्लोज़ किया। क्लोज़ किया। अब क्लोज़ करने के बाद उनको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उनकी वाइफ बैंक में मैनेजर है जी, गवर्नमेंट बैंक में। अब वो घर तो चल रहा सब कुछ, लेकिन ही वांट टू डू समथिंग, और ही इज़ अराउंड 52। तो उन्होंने सोचा अपने आप कि मैं LED का बिज़नेस करता हूँ, और उनके कोई रिलेटिव है मैन्युफैक्चरर, कहते हैं मैं दिल्ली में आपको स्टोर सेटल कर देते हैं, आप सेल करो, वाइट कॉलर जॉब है, बॉयज़ रखो अपना, सेल परचेज करो। उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया, स्पेस डिसाइड कर सब कुछ कर लिया। अब वो अपने रिवाड़ी साइड में अपने किसी पंडित जी के पास जाते हैं, जिनके पास 6 सेंस बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा माना जाता है, सिद्धियाँ भी होता है। जैसे मैंने बोला मेरे में ब्लेसिंग है, इसको उर्दू वर्ड में शफा बोलते हैं हम जी।
तो वो उनके पास, लेकिन ये 100% काम नहीं करती ना कभी कभी, राइट, कैलकुलेशन मैटर्स। अब वो वहाँ गए, उन्होंने मिठाई लेके गए कि जी हमें एक, मैं खोल रहा हूँ, तो उन्होंने बोला नो, बिना पूछे नहीं करना, आपको करना है कॉन्फेक्शनरी का काम। अब कॉन्फेक्शनरी का काम उन्होंने आके खोला। अब सपोज मैं भी किसी को कंसल्ट बोल देता हूँ तो उसका बिलीफ सिस्टम है मुझ पे, वो सोचता है 10 बार कि मेरे डिनाई नहीं कर सकता मुझे। उन्होंने आके खोला, ओके, लेकिन पीरियड इज नॉट गुड, नहीं है करियर। अब कई बार बीच में 30 साल के करियर में बीच में 5 साल स्लो आ गए तो आ गए। अब वो मैंने बोला था उनको 23 के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वो जब मेरे पास आए कहते कुछ मज़ा नहीं आ रहा मुझे। मैं कहा मज़ा क्यों नहीं आ रहा? कह रहा मुझे दिन भर कभी गर्म पेटीज इकट्ठी करनी पड़ती, कभी टॉफ़ियाँ, कभी केक। तो लॉजिक सोचो आपकी, इंटरेस्ट मैटर्स, राइट। पैसा आएगा डेस्टिनी से, लेकिन अगर आपने अपने इंटरेस्ट वाला प्रोफेशन नहीं ज्वाइन किया तो आप परेशान रहने वाले हो। और जो भी प्रोफेशन फॉलो कर रहे होगे, पैसा अपने आप आता है आगे से, लेकिन आपको ये पता चलता है एस्ट्रोलॉजी से कब आएगा, और उसमें न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन काम करता है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मैं जी, होता क्या है कि हम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक बहुत बिलीव करती है, हमारी इंडियन पब्लिक। जब वो हमारे सामने आते हैं तो हम बाली हो जाते हैं। बाली को जानते होंगे आप, सुग्रीव के ब्रदर। उनको एक वरदान था कि जब भी उनके सामने कोई आता था तो उसकी शक्ति आधी हो जाती थी, आधी बाली में चली जाती थी। इसी वजह से रावण उनके काबू आ गया था, और इसी वजह से श्री राम ने छुप के मारा था कि अगर मैं सामने गया तो मैं नहीं मार पाऊंगा। तो ऐसी मूवमेंट में जब सामने से कोई आता है बहुत बिलीव करके, तो उसकी पावर तो पहले आधी हो चुकी होती है, वो सरेंडर कर देता हमें, क्योंकि सब प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर हम लोग अपने आप को लाइक अ गॉड समझने लगते हैं। उस समय हम ये नहीं सोचते उसका बेटर क्या है, हम उस समय अपना बेटर सोच रहे होते हैं कि इससे मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है। ये डार्क साइड है हमारी एस्ट्रोलॉजी की। बट सर यहीं तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स भी अपने कर्मों को खराब कर लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म रह ही नहीं पाते मार्केट में। आप देखना कि जो कोई हाइप पकड़ता है 3 साल में गायब हो जाते हैं। राइट, ये प्रॉब्लम है। सर हम बात कर रहे थे नक्षत्रों की जी, 27 नक्षत्र बताए गए हैं, और एडिटिव नक्षत्र एक और बताया गया है जो अभिजीत नक्षत्र है, उसे 28वां काउंट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको नहीं काउंट किया जाता क्योंकि टोटल मेन जो नक्षत्र है वो 27 ही हैं। उनको आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है 108 पदों में। तो कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से रास्ता दिखाते हैं, कहते हैं कि ये नक्षत्र अगर हैं आपके जीवन में तो आपका करियर बहुत ही अच्छा होने वाला है? इसमें हम 27 की तो बात नहीं करें, कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट नक्षत्र आता है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र मतलब उसमें एक नेम आ गया अश्व, हॉर्स, मतलब कि वो एक्टिव बहुत होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव हो गए तो एरीज साइन से आता है, लगन, लॉर्ड। अब अगर ये लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा करें या यूनिफॉर्म जॉब्स में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा एक्टिव, ये इनकी ना वॉकिंग बड़ी फास्ट होती है। अगर ये घर में भी कुछ काम कर रहे हैं, ओके, आप बात करते करते आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कब वो काम निपट गया, विदाउट साउंड। और ये मतलब बहुत एक्टिव रहते हैं। ऐसे ही एक नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र बिलोंग करता है धन से, मतलब इनको ना धनिष्ठा नक्षत्र एक तरह से बांसुरी समझते हैं आप जी, बहुत अच्छी बजती है ट्यून, देखिए उसके अंदर जाकर खाली है, उसके अंदर तो इनका एम्प्टीनेस बहुत रहता है। ओके, तो एम्प्टीनेस की वजह से ये लोग हमेशा ना लग्जरी के पीछे भागते हैं। मतलब इनको रहता है कि मैं अपनी लाइफ में ना इतना लग्जरी गैदर कर लूँ जिससे मेरा एम्प्टीनेस कवर हो जाए, लेकिन वो कभी होता नहीं है। लेकिन इसमें इसकी ब्लेसिंग ये है इसके साथ कि ये ओल्ड एज में जवान हो जाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र 99% क्या होता है, जैसे 50s पार करते हैं ये हल्का सा ध्यान देते हैं, इनको 10 गुना रिटर्न मिलता है। वाह, ये इनको डिजीज़ वगैरह सब गायब हो जाती हैं, ये यंग होने लगते हैं आउटलुक से बहुत। और ये लाइफ लॉन्ग ना मतलब कुछ ना कुछ कर, रिटायर नहीं होते कभी, कुछ ना कुछ करते हैं, एक्टिव बहुत होते हैं। राक्षस गण होता है बहुत एक्टिव होते हैं। तो ऐसे हर नक्षत्र अलग है। अब हम आर्द्रा नक्षत्र ले लें। आर्द्रा नक्षत्र में क्या होता है कि शतभिषा भी राहु के अंदर है, आर्द्रा भी राहु के अंदर है, लेकिन आर्द्रा वाले थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करते हैं। लेकिन आर्द्रा के साथ ब्लेसिंग है, ये अगर टीचिंग करने उतर गए किसी भी फील्ड में, वट एक मेरे नोन टू हैं, उनका अपना जिम है। ओके, इवन यू कांट बिलीव कि अगर वो
कुछ सप्लीमेंट रिटर्न करके दे दें किसी को, वो बेनिफिट हो जाता है। वाओ। और नेचुरली वो बाय हार्ट बहुत हेल्प करते हैं लोगों की। तो मैं वही कह रहा हूँ, नक्षत्र से ट्रेड्स आते हैं हमारे अंदर, सबसे पहली प्रिडिक्शन ही नक्षत्र से आती है। वाओ। चार्ट बाद में है, क्योंकि जब मैं कंसल्ट करता हूँ, मैंने अपना जो भी कंसल्टिंग स्टाइल है मेरा डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट इन द सेंस मैंने बहुत लर्न किया लोगों की। मैंने भी एक टाइम पे कंसल्ट किया है जी। कोई भी पर्सन अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, और हमेशा एस्ट्रोलॉजर का काम ये नहीं है कि उसमें गैप्स बताने, सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ बतानी है, स्ट्रेंथ बतानी, तो वो फील गुड में आए और वो रिलेट कर पाए कि हाँ ये मैं ही हूँ, ये मेरी ही बात हो रही है। राइट। उसके बाद आता है करंट टाइम। कम से कम मेरे सेशन भी कम से कम 40-45 मिनट्स के होते हैं, कई बार 1 आवर के, क्योंकि आई हैव ए लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टेल, उनको बताने के लिए कि आप कैसे हो, फिर वो समझ पाते हैं कि उन्हें कैसे चलना है। ये नहीं कि पर्सन आया 10 मिनट में उसको कुछ भी बताना है, बस इंप्रेस नहीं करना मुझे। सही बात है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो अल्टीमेटली फिर मैं आता हूँ कि करियर के लिए पहली बात सबसे आपका इंटरेस्ट डिसाइड करो किधर है। ठीक है। सेकंड, करंट पीरियड देखो कि ये पीरियड जो अगर मेरा प्रोफेशनल पीरियड चल रहा है, मैं एलिजिबल हूँ, कर रहा हूँ काम, क्या ये मुझे देने वाला है, नहीं देने वाला, तो मुझे इसको कैसे संभालना है। और अगर पैरेलली मैंने न्यूमरोलॉजी भी ऐड की और उसमें देखा कि ये इस समय इसको मतलब ऑफिस से पसंद नहीं किया जाएगा, इसकी कैपेबिलिटी पे पॉइंट आउट किए जाएंगे, तो हमारा काउंसलिंग डेवलप हो जाती कि प्लीज़ शांति से निभाओ, भूल जाओ प्रमोशन, भूल जाओ क्रिएटिविटी, आपको 2 साल बाद मौका मिलेगा। उस जब हमारा अच्छा टाइम होता है, पीरियड सही चल रहा होता है, हमें आगे से प्रमोशन मिलते हैं, लोग आके हमें हक करते हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर एस्ट्रोलॉजिकल मेरा 7th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड को मारक बोलते हैं ट्रेडिशनली। इनको बोलते हैं कि इनकी दशाएं आती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं, ये टेक्निक ट्रेडिशनल टर्म है जी। अगर इसको इजी किया जाए तो अगर मैंने देखा मेरा लगन लॉर्ड है सन, लियो असेंडेंट हूँ मैं जी, और मेरा 4th हाउस में सन है, तो मुझे बहुत लोगों ने बोलता प्रॉपर्टी का काम करो, बट आई एम नॉट डूइंग कोई मैटर ही नहीं है। हाँ, उसका ये फ़ायदा है कि मुझे मेरा सबसे ज़्यादा मन मेरा घर में लगता है, मेरी मम्मा के पास, मैं घर में खूब स्पेंड कर सकता हूँ। सेकंड थिंग क्या है कि मेरी महादशा चल रही है शनि की जी, जो मारक होते हैं। मैंने शनि की महादशा में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है, तो इसलिए ट्रेडिशनली कुछ नहीं चलेगा। बी क्लियर, हमें एनालाइज करना पड़ेगा और लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हम एक एज में कम से कम मिनिमम 1 लाख तो इन्वेस्ट कर ही देते रेमेडीज पे और एस्ट्रोलॉजर्स पे अपनी लाइफ में, अपने को लेके, बच्चों को लेके। इससे बेटर है कि आप पढ़ लो, तो शायद आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कब लोन लेना है। अभी रिसेंट केस था एक, उनका सप्लीमेंट स्टोर था बहुत अच्छा जी, बाली नगर दिल्ली में। उन्होंने पिछले मार्च में, जुलाई के बाद से उनके 2 साल लॉसेस वाले, एक्सट्रीम लॉसेस वाले। ओके। अब और वो अभी मेरे ख्याल से 43 के एज पे हैं, अच्छी लाइफ चल रही है। मार्च में उन्होंने लोन ले लिया। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर आगे डार्क आ रहा है तो वो आपसे परफॉर्म करवाएगा। उसकी डिमांड है कि लाओ पैसा दो, तो आप पहले से पैसा अरेंज करोगे लाओ देने के लिए। उन्होंने लोन लिया। अब लोन लेने के बाद जो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कॉन्फिडेंस है पर्सन को, करंट पीरियड, वो जैसी वो टाइम स्टार्ट हुआ जी, उनकी सेल खत्म हो गई है, इंस्टॉलमेंट जाना दूभर हो गई हैं, फिर हम भागते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। इसलिए हमेशा पहले जाइए तो बेटर है। सर ये मुझे लगता है सबसे बड़ी परेशानी है, ये हमने ना एक सिस्टम बना लिया है कि पानी खत्म हो जाएगा तो भरेंगे, एक्चुअली भूख लगेगी तब खाने के बारे में सोचेंगे जी। हम लोग चीज़ों को प्री प्लान करके नहीं चलते, और ये ह्यूमन नेचर है। इट्स नॉट जस्ट मी एंड यू, इट इज विद एवरी पर्सन। और हो सकता है कि मैं यहाँ मी एंड यू बोल रहा हूँ, तो हम भी काफ़ी सारी चीज़ों में जो ढील है, हाँ, वो कहीं ना कहीं ढील छोड़ देते हैं कि यार कोई नहीं ना, कल कर लेंगे ना यार, सुबह प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट हो जाती है, यार हो जाएगा, कर लेंगे। और जब फटीग आती है तब रियलाइज होता है कि यार
ये क्या गलती कर दी, क्या गलती, पहले कर लेते यार, इसका प्रिकॉशन कर लेते, है ना। एग्जैक्टली। तो ऐसे मुझे रोड पे चलते हुए एक बहुत बड़ा सा बोर्ड दिखा कि दुर्घटना से देरी भली, राइट जी। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एक्चुअली पहले चले जाओ ना यार, पहले समझ लो, पहले बात कर लो। लेकिन बात किससे करेंगे? देयर इज अ रेयर पर्सन जो ट्रुथ की बात करेंगे, जो आपकी काउंसलिंग करेंगे। एस्ट्रोलॉजर का पहला जो काम है वो है काउंसलिंग। हमारा काम नहीं रेमेडी देना, और पब्लिक का भी काम नहीं। आपने बर्थ नहीं लिया है रेमेडीज करने के लिए। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसको आप ये समझ लो कि सर्दी आ गई तो कंबल निकाल लो, गर्मी आ गई तो कूलर निकाल लो, दैट्स इनफ। उसे आप हम ना कंट्रोल करना चाहते हैं लाइफ को। अगर आप गो विथ फ्लो नहीं जाओगे, कंट्रोल करोगे तो दिक्कतें आएंगी। और आपको जब भी बड़े डिसीजन लेने हैं, चाहे वो करियर पॉइंट हो, अगर इवन जॉब चेंज है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो बैड टाइम है वो जॉब चेंज लेके आ रहा है। और जॉब चेंज किया आपने, पहले वाले जॉब में सैलरी कम थी लेकिन एटलीस्ट पीपल सेटल थे, और अगर बैड टाइम वहाँ भी आता, वो टाइम जब आगे बढ़ता वहाँ आता, तो शायद मैनेज हो पाता। लेकिन जब आप न्यू जॉब में चले गए तो सैलरी बढ़ने के साथ वहाँ स्ट्रेस भी बढ़ गया, और हो सकता है वहाँ सर्वाइवल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यू आर अ न्यू पर्सन देयर। तो हमेशा बड़े डिसीजन के लिए हमें जानना ज़रूरी है। एक एस्ट्रोलॉजिकल 7th हाउस की मेरी चल रही है जी। अब वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब मैंने न्यूमरोलॉजी ऐड करता हूँ उसके साथ में जी, तो 19 ईयर्स की जो महादशा है उसमें बहुत सारे पीरियड ऐसे आते हैं जिसमें मुझे ना चाहते हुए भी पैसा मिलता है। एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, अनअर्न्ड मनी। क्या बताया सर? अनअर्न्ड मनी। अनअर्न्ड मनी, हाँ, ओके। मतलब जिसको मैंने नहीं कमाया। ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लागू होता है? ये एक तो लागू होता है सेपरेशन पे जी, जो एलिमनी मिलती है, जो लड़की कमाती नहीं है। मतलब इसमें एक सेक्रीफाइस आता है कि अगर हम रिलेशन सेक्रीफाइस करेंगे तो उसको पैसा मिलेगा, इनहेरिटेंस। हाँ। सेकंड होता है पेरेंटल प्रॉपर्टी, कि पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करोगे तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। थर्ड होता है जॉब सेक्रीफाइस। आप जॉब सेक्रीफाइस करते हो तो क्या बोलते हैं, ग्रेजुटी और बाद में पेंशन वगैरह का जो स्टोर है वो मिलता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह। हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी मिलते हैं जब आप सेक्रीफाइस। ऐसा मेरे में अर्न मनी का बहुत स्कोप है। तो जब मेरे अब 2017 में मेरे पेरेंटल प्रॉपर्टी मुझे बहुत मिला काफ़ी। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी भी अर्न मनी। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो कि वी आर हैंड टू हैंड कुछ नहीं कर रहे हैं, हम काउंसलिंग कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। हमारी एडवाइस से वो कितना बेनिफिट ले पाता है उसकी डेस्टिनी पे भी डिपेंड करता है। क्या वो मेरे पास आके, मैं अगर मेरे 100 लोग आएंगे, मैं 100 लोगों को हील नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके टाइम आना चाहिए। उनका अगर टाइम आ गया, हाँ ये कह सकता हूँ मैं गुड साइड की मेरी डेस्टिनी टचवुड अभी ठीक चल रही है, कि हमारी भी डेस्टिनी होती है जी, कि मेरे पास जितने लोग आते हैं उसमें से 80% लोग जब आते हैं मेरे पास जब उनका टाइम पॉजिटिव होने वाला होता है। तो इसमें मेरा कुछ नहीं, वी आर अ रीडर, बी क्लियर, राइट। वी विल एडवाइज कि आप क्या छोटा मोटा रेमेडी रिचुअल परफॉर्म करो ताकि इस समय आप इससे निकल पाओ। सर आपने एक बात बोली कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो रेमेडीज बताने के लिए नहीं होते। मैंने भी एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि आपने जेमस्टोन्स पहने हुए हैं। हाँ। आपने पहने तो आप रेकमेंड भी करते होगे लोगों को, बोलते भी होगे जेमस्टोन्स पहनो। तो ये भी तो एक तरीके की रेमेडी हो गई। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजर का काम रेमेडीज देना नहीं है? हाँ, जेमस्टोन सबसे ओल्डेस्ट रेमेडीज में आता है, ठीक। पहले राजा महाराजा पहना करते थे, कॉमन मैन नहीं पहनते थे, इतना अफोर्डिंग भी नहीं थी हमारे इंडिया में। तो जेमस्टोन का ये होता है कि आज की जनरेशन में 2026 चल रहा है, हम यहाँ पे कार से आए हैं, हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आज वो डिमांड में है, सारी चीज़ें अवेलेबल है जी। तो अगर हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं कुछ भी, तो रिचुअल्स का एक तो आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और कभी भी आपका कोई रिचुअल में कुछ मिस्टेक हो गई तो एस्ट्रोलॉजर सीधा बोल देता है कि आपने गड़बड़ की है, आप पे डाल देता है, खत्म हो गया। जेमस्टोन और यंत्र, दे आर वेरी गुड, जिसमें आपको कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना। आपका सपोज हमारे चार्ट में 3 प्लैनेट नॉर्मली, ये कोई भी पर्सन आप भी बता सकते हैं, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस हमारे लिए ब्लेस्ड हाउस है। इनके लॉर्ड के हम स्टोन पहनाते हैं, ठीक है। लेकिन
अब मुझे तो 9 के 9 पता है, तो मैं 9 पहन सकता हूँ, लेकिन उसमें भी हम रेयर पहनते हैं। अब रेयर क्या होता है, कुछ तो होता है स्पेसिफिक, किसी का सेपरेशन इशू आ रहा है और उसका पर्टिकुलर प्लेनेट सेव करेगा, बहुत अच्छा है मैरिड लाइफ के लिए जी। तो पहना के हम कोशिश ये करते हैं कि इसका अच्छा चल जाए। दूसरा एक केस में और पहनाया जाता है कि किसी का अभी 25 एज है और वो करियर चाहता है और उसका सपोज मरकरी की महादशा है और मरकरी उसका करियर के लिए बहुत अच्छा है जी। लेकिन सेपरेशन बोलता है, सेपरेशन बोल रहा है मतलब वो तो पहले ही बता रहे, तो मतलब शादी नहीं होने देगा और हम पहनाना चाहते हैं। अब ट्रेडिशनल वाले पहना देते हैं, अब उनको ये नहीं बताते कि आपको उतारना है इसको, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहना दिया अभी और जैसे ही 2-3 साल उसने करियर का बेनिफिट लिया, थोड़ा स्टेबलाइज हो गया, जब उसने डिसाइड किया कि मुझे शादी करनी है जी, तो उसको उतार दे। और इसमें प्रिकॉशंस नहीं, तो कभी कभी जेमस्टोन टेम्परेरी भी पहनाए जाते हैं। इवन मोती को तो हमने इतना बदनाम किया हुआ है, पर्ल को, कि गुस्सा है तो उसको पहना दो, लेकिन बहुत सारे लोगों का मून अग्रेसिव होता है, डोमिनेटर होता है, तो वो पर्सन मून के साथ और खराब हो जाते हैं। चंद्रमा उच्च का हो तो उसको भी मेरे ख्याल से मैं उच्च नीच नहीं मानता। हाँ। क्योंकि मैंने इतने साल हो गए 2012 से प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ काम नहीं करती उच्च नीच कुछ काम नहीं करते, डिग्रीज कुछ काम नहीं करते। लोग मेरे से बहुत सारे बताते हैं आके, एक काल सर्पयोग का एग्जाम्पल था, कनाडा में एक पर्सन है, उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया 2018 में। ही सेड, अब जो भी उनको बताया गया वो पहले से बताते हैं। तो मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, बार बार कनाडा, यूएस, इंडिया आते आते रहते, स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे थे। लेकिन 2018 में जब मुझसे बात हुई है, वो ऑन्टेरियो में घर ले चुके हैं, तो उनको ये इनसिक्योरिटी थी कि मेरा पीछे का बहुत अप डाउन रहा है कि आगे मेरी लाइफ कैसी रहने वाली है। उनकी वाइफ यहाँ गवर्नमेंट जॉब में थी, टीचर, वो यहाँ से जॉब से रिजाइन करके चली गई क्योंकि कहती कि लाइफ बाहर उनको अच्छी लगी, पॉसिबिलिटीज। हाँ, तो उन्होंने बोला, आगे से बताया कि मेरा कैसा रहने वाला है। तो मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा बहुत बढ़िया रहने वाला है, कुछ नहीं करना आपको, खाओ पियो जियो, कुछ नहीं, कोई रेमेडी नहीं करनी, कुछ नहीं, सब स्मूथ है। ठीक है। कहते नहीं, मुझे एक्चुअली पीछे बहुत स्ट्रगल रहा है, मेरे में काल सर्प योग भी है ना जी। वो खुद बता रहे हैं मुझे। तो मैंने देखा हाँ काल सर्प योग है, मतलब एक प्लेनेटरी वो है कि भी इधर राहु केतु के बीच में एक साइड प्लैनेट्स आ गए सारे, सो व्हाट। कहते हैं कि लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल किया उसकी वजह से। मैंने कहा अगर उसकी वजह से स्ट्रगल हुआ है वो तो लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए फिर। सही बात। लेकिन जैसे उनका दशाएं बदली, उनका 17 में पीरियड चेंज हुआ है। मैं वैसे क्लियर बोलूँगा कि राहु इज़ वेरी गुड प्लैनेट, मून, एवरी प्लैनेट इज़ वेरी गुड। यहाँ डिफेम नहीं करना चाहता हूँ किसी राहु को, केतु को, शनि को। उनका राहु का पीरियड था, राहु का पीरियड उतना स्टेबल नहीं होने दे रहा था करियर में। जैसे जुपिटर आया, उनका वेलविशर था, 9th हाउस का लॉर्ड था, जुपिटर के आते वो उन्होंने मतलब 1.5 साल के अंदर वहाँ सेटल हो गए और उसके आगे की दशाएं सारी उनकी फेवरेबल है। तो मेन थिंग वही है, वी आर अ पपेट ऑफ अ प्लैनेट। आज आप जो भी कर रहे हो आपके प्लैनेट की वजह से कर रहे हो। हमें जो इंटेलिजेंस आता है वो हमारे प्लैनेट से आता है। और ये जो कहता हूँ ना कि मैं नहीं गया, वी आर नथिंग। सर अगर किसी की दशा अच्छी है और ओवरऑल कुंडली वीक है तो क्या उसको सक्सेस मिलेगी या वो जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहेगा? सक्सेस मिलेगी, दशाओं पे डिपेंड करता है। ओवरऑल कुंडली से अब 9 प्लैनेट हैं, अगर 5 खराब भी हैं और सपोज 4 महादशाओं में 4 प्लैनेट आगे आने वाले हैं, सपोज किसी का राहु बहुत अच्छा है और उसकी दशा चल रही है, तो पीछे कितना खराब रहा हो, आगे वो बूम कर जाएगा। मैं एक ऐड करूँगा, मेरा जो स्कूलिंग है वो सारा राहु की महादशा में गुजरा है। मेरा राहु थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं करने देता। ठीक है। तो मैं कबूतर गिनता था 98 तक, और 98 के बाद मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया और मैंने बिना पढ़े दिया था और क्रैक हो गया। इट्स कॉल्ड दशा, इट्स कॉल्ड दशा। सर अगर किसी की कुंडली सिर्फ करियर एंगल से देखें तो आप सबसे पहले चार्ट के कौन से जोन्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं? सबसे पहले मैं नक्षत्र देखता हूँ कि उसका नक्षत्र कैसा है, उसके बाद वो कैसा बिहेवियर रखता है उससे पता लगता है। उसके बाद हम देखते हैं चार्ट में लगन लॉर्ड कौन है, कौन सा साइन है, लगन लॉर्ड कैसा है। उसके बाद लगन लॉर्ड के ट्रेड्स क्या हैं, वो बाय डिफॉल्ट थोड़े बहुत रहते हैं लाइफ लॉन्ग। ओके। उसके बाद देखते हैं करंट दशा पीरियड,
सिंपल प्रोटोकॉल है। दशा पीरियड देखा, महादशा कौन सी चल रही है और दशा कौन सी चल रही है और अंतरदशा, ये देख ले। अगर महादशा बहुत पावरफुल है, हमारे देश के पीएम जो डिसाइड करेंगे वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। तो मैं महादशा देख लिया मैंने, फिर देख लिया मैंने कि दशा भी ठीक चल रही है, तो अंतरदशा को तक देखने की जरूरत। राइट, उसके बाद मैं जाता हूँ न्यूमरोलॉजी में। अगर इधर ठीक चल रहा है और ऊपर से कह रहा है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर मैं न्यूमरोलॉजी पे जाता हूँ कि न्यूमरोलॉजी ब्रेक तो नहीं ले रहा, कहीं रोक तो नहीं रहा। अगर मुझे रोक रहा है तो इधर के जो इम्पैक्ट को खा जाएगा न्यूमरोलॉजी। अच्छा, हाँ, एक्चुअली हो यही रहा है कि एस्ट्रोलॉजर अलग जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी अलग जा रहे हैं। और न्यूमरोलॉजी छोटी साइंस है और उसको 4 दिन में लोग ट्रेन हो जाते हैं जैसा आजकल चल रहा है, और वो उसी को बांट रहे हैं। न्यूमरोलॉजी उससे आगे बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये सभी जो साइंसेस हैं जिसको हम ऑकल्ट बोलते हैं, राइट, ये सारी साइंसेस अगर एक साथ एक ही अम्ब्रेला के नीचे इनका इस्तेमाल किया जाए और हर चीज को कोरिलेट करके समझा जाए, तभी एक सही प्रेडिक्शन निकल के आ सकती है। एंड वो एक्चुअल जो हम कहते हैं ना कि यार वो एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो तो बड़े इंट्यूटिव है, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वो तो 2 मिनट में बता देते हैं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। दे आर यूजिंग मल्टीपल टूल्स टुगेदर। वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हो सकता है कि वो टैरो को भी उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हो सकता है वो और अदर वेज और मेथड्स को, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को भी वो वहां पे इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे कि आपकी सही प्रेडिक्शन निकल के आ रही है। तभी वो आपको लगता है कि यार ये तो अंतर्यामी है। राइट। और एक हो गया वही ब्लेसिंग, शफा। अब हम बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं कि वो उनके पास जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं, सर पे हाथ रख देते हैं, हमारे काम हो जाते हैं, वहाँ जाते शांति मिल जाती है जी। तो वो हमें लग रहा है कि उन्होंने सिद्ध किया, वो नहीं। आज की जनरेशन में सिद्धि वाले लोग आपको मिलेंगे ही नहीं। वो कंदराओं में कहीं छुपे बैठे होंगे, वो नहीं मिलेंगे हमें। जितने मिल रहे हैं देयर इज अ चांस। बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल आप अगर देखेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे उन्होंने क्या पीएचडी की हुई है, क्या एमबीबीएस किया, मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि उनके साथ ब्लेसिंग कितनी कनेक्ट है। बहुत सारे डॉक्टर्स मतलब हम अच्छे डॉक्टर जाएंगे दवाई नहीं लगेगी, उनसे दवाई लग जाती है, तो वो भी मैटर करती है। सही बात है सर। क्या चार्ट में देख के ये बताया जा सकता है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपकी खुद की जो वाइफ हैं वो कनाडा से एमबीए कर रही हैं, राइट? क्या चार्ट में देख के ये बताया जा सकता है कि एक इंसान की फॉरेन जॉब लगेगी, एमएनसी में जॉब करेगा, रिमोट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब मिलेगी, या फिर पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि उस इंसान को ओवरसीज सेटलमेंट मिल जाए? हाँ, बिल्कुल पता लगता है। पहली चीज़ तो ये कि मैंने बोला कि मेरा प्रोटोकॉल जो चलता है, सबसे पहले मैं नक्षत्र रिव्यू करता हूँ, तो उससे पर्सन को बड़ा कंफर्ट फील आता है। जैसे हम अगर सपोज 1 घंटा अगर हमें पॉडकास्ट शूट करना है, अगर हम 10 मिनट पहले बात कर ले तो वी कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड, राइट? उसके बाद कंफर्ट जोन बन जाता है। तो मैं पहले कंफर्ट जोन में आता हूँ पर्सन के साथ। तो नक्षत्र में अगर मुझे आता है कि ये नक्षत्र ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, बाहर जाने इनको बड़ा मजा आता है, ठीक है। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र मैंने बताया, मेरे बेटे का धनिष्ठा नक्षत्र है, तो जब से उसने बर्थ लिया है आई एम ट्रैवलिंग। मुझे इतना शौक नहीं है, मतलब मैं अगर कहीं भी जाऊंगा तो उसकी वजह से जाऊंगा या वो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा होता है। सो अगर किसी का ट्रैवल बहुत ज़्यादा है चार्ट में और उसमें मतलब होम कमिंग नहीं है, कहीं वापसी आना नहीं है, तो देर इजीली सेटल। तो आप उनको ये सजेस्ट करोगे कि आप ओवरसीज सेटलमेंट के बारे में सोचो। और मतलब 10 में से 8 केसेस में सबकॉन्शियस में होता है, बस वो ना क्लियर पिक्चर नहीं होती कि मैं घर कैसे छोड़ूं। और बहुत सारे चार्ट जिनमें 12th हाउस बहुत एक्टिवेटेड, 12th हाउस हम या तो बोलते हैं हमारा मोक्ष की तरफ ले जाता है, ठीक है, या 12th हाउस में कोई प्लेनेट हमारा लगन लौट चला गया तो हम ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि 12th हाउस, सारे प्लेनेट अगर 12th हाउस को प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप या तो फॉरेन से जॉब करो जो इंडिया के थ्रू हो, इंडिया में बैठ के कर रहे हो, अर्निंग वहां से आए। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आप वहां जाते आते रहो या वहाँ सेटल हो जाओ। अब किसी का अगर ट्रैवल बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है तो वो वहाँ जाके ट्रैप ही हो जाएगा। अच्छा। और वो हैप्पी भी फील करते हैं, यू कैन, बट वो आ नहीं पाएंगे। हाँ, मतलब बहुत रेयर आएंगे। अब यहाँ से अगर पर्सन में ट्रैवल बहुत ज़्यादा है और वो बाहर गया, उसको वहाँ पे हैप्पी गोइंग मतलब फील गुड आएगा। अब जिसके चार्ट में कमबैक लिखा हुआ है वो वहाँ जाके सफोकेट हो जाएगा, वो कहेगा मेरे को घर जाना है, राइट? तो मैंने बोला वी आर
पपेट। तो हमारे प्लैनेट्स ना हमें जीने नहीं देते उस हिसाब से। सही कह रहे हो सर, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। कई सारे लोग मैंने भी अपने जीवन में देखे हैं जिनके पास फॉरेन कंट्री में बहुत ही बेहतरीन जॉब्स थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, गाड़ी घर सब खरीद लिया था, सब स्मूथ चल रहा था, और अचानक से एक दिन वो बैग पैक करके कहते हैं नहीं यार घर की याद आ रही है, पेरेंट्स की याद आ रही है, और वापस आ जाते हैं। कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनका मन है वहां से आने का, बट पैसा भी है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें वो वहीं पे फंस के रह जाते हैं, ट्रैप होके रह जाते हैं, और उनके आने का जो एक आखिरी रास्ता भी होता है वो भी एक तरीके से बंद हो जाता है कि यार अब कुछ भी कर लूं, अब मैं वापस अपने देश नहीं जा सकता। मैं इमोशनल पीपल्स को भी मना करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव अगर कमिंग पीरियड मान लो बच्चा 3 साल के लिए कोर्स करने जा रहा है और उसका डिप्रेसिव आने वाला है, मैं अवॉइड करता हूँ कि मत जाओ, या फिर किसी पेरेंट्स को साथ लेके जाओ, क्योंकि अब वो वहाँ पे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत इमोशनल साइड जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। चार्ट इज़ एवरीथिंग। हाँ, अल्टीमेटली मसाला है न्यूमरोलॉजी। और ये मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में बोलता हूँ सबको कि आप जो ट्रेंड करवा रहे हैं सभी पॉडकास्टर कि 3 नंबर पीपल ऐसे होते हैं, 4 नंबर ऐसे होते हैं, ये सब बुलशिट। क्या फ़र्क पड़ जाए? मैं आपको कहता हूँ यू आर अ 4 नंबर पीपल, क्या आप इस बात पे 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में? प्लान कर सकते हो? बड़ा सवाल है सर। प्लान कर सकते हो? नेक्स्ट टाइम कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आएगा उससे ये सवाल तो जरूर पूछूंगा मैं। अगर मैं आप मेरे को बोलते हो कि आई एम अ 3 नंबर पीपल, तो इससे क्या होना है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लग गई। 3 नंबर जुपिटर का है, ये नॉर्मली दिखने में थोड़े ब्रॉड होते हैं, हाइट अच्छी मिल जाती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे और टीचिंग स्किल्स मिल जाती है, जुपिटर का नंबर है, और नॉलेजेबल ब्रेन होता है। बट सर ऑन दी अदर हैंड जो आप बात बोल रहे हो उसका मैं एक काउंटर मेरे दिमाग में है कि आप भी तो कुंडली के माध्यम से, दशाओं के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से एक इंसान को ये तो बताते ही हो ना कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने वाले हैं, आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा, करियर कैसा होगा, लाइफ कैसी होगी, लाइफ पार्टनर कैसे होगी, शादी कब होगी, डाइवोर्स कब होगा। तो फिर नंबर से क्यों नहीं बता सकते ये सारी बातें? नंबर से इसलिए बताती कि एक नंबर आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं करता, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। हम पूरा चार्ट देखते हैं, तो फिर पैटर्न्स देखते हैं। अगर मैं पॉडकास्ट में बैठ के ऐसे बोल दूं कि 4 नंबर पीपल तो बहुत अच्छे लॉयर होते हैं, तो सारे 4 नंबर लॉयर बन जाएंगे। तो इट इज लाइक एक नक्षत्र, एक दशा, एक प्लैनेटरी पोजीशन आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं लेके आती, इट इज ऑल कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली। सिमिलरली अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो एक नंबर से कुछ नहीं होने वाला, मल्टीपल नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। चाहिए। सर एक और बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, फिर भी वो परेशान रहते हैं, फिर भी वो स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसा क्या है उनकी चार्ट्स में जो फ्रीक्वेंटली उनकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी लाती रहती है? कुछ चार्ट बाय बर्थ स्ट्रगल के लेके आते हैं। जैसे अगर कोई 13 को बॉर्न है सपोज, और बाय बर्थ टाइम भी उसका थोड़ा पुअर आ गया, और कॉम्बिनेशन सारे प्लैनेट्स के, और जब उसका करियर स्टार्ट होना है, जिस समय 25th एज में करियर स्टार्ट होना है, उसी समय मारक की दशा आ गई, और मारक की दशा में वो लॉस लेके बैठा हुआ है कि और स्कैंडल्स लेके बैठा हुआ है। तो उस समय, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं पर कि मैं सरेंडर करता हूँ, लिटरली क्लियर कर बहुत सारे लोगों को। अब आप कहते हैं ना हमें शुगर हो जाती है, बीपी हो जाता है, हमें थायराइड हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग गोली खाते रहते हैं। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं ये तो खत्म कर दो। तो कुछ लोग एवरेज लाइफ लेके आते हैं। अब एवरेज लाइफ लेके आए तो सबसे पहला गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि कीप ब्रीथिंग, कीप लिव, हैप्पी रहो, खुश रहो, ये ऐसे चलेगा। बीच में ये डार्क, मतलब आप ऑलरेडी एज पर हो। मान लो आप किसी आज की डेट में अगर कोई 25,000 अर्न कर रहा है, वो बेसिक लाइफ भी नहीं जी पाएगा। आप वहाँ पे चल रहे हो, उसके बाद बीच में आपकी लाइफ में झटके भी आएंगे, आप नीचे भी जाओगे। इसका मतलब है कि आपको इसके साथ चलना पड़ेगा। अगर आप किसी की लाइफ का बेस्ट भी आया, पुअर पीपल का बेस्ट से बेस्ट, वो 70,000 कमा लेगा। आप ये सोचो ना, किसी यूपी या बिहार के गाँव में एक बच्चा पैदा होता है, और सेम टाइम पे उस समय मुकेश अंबानी पैदा हुए हैं, राइट। वो वहां से उसको स्टार्ट कहाँ से मिले? बट सर वही बात आ जाती है ना, देश काल और पात्र का भी तो इम्पोर्टेंस है ना, कि अगर काल और पात्र एक हो सकता है, देश तो बदल गया ना, लोकेशन चेंज हो गई। अगर मैं ये भी कहूंगा कि
देश काल पात्र तीनों ही चीज एक हैं, राइट। उनके माता पिता की कुंडली भी तो उसका है, उस पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल, तो आपने जो बात बोली वो कितनी सटीक है कि सिर्फ एक ही चीज कंसिडरेशन नहीं है, फाइनल डिसीजन नहीं है। आई थिंक इट इज मोर अबाउट अलाइनमेंट, कि आप कैसे अलाइन होते हो, सिर्फ अपनी कुंडली के माध्यम से नहीं, अपने माता पिता की कुंडली के माध्यम से भी। वाओ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने जो लाइफ में ऑब्जर्व किया है, जैसे जब हम कोर्ट में जाते हैं, सपोज कोई एलिगेशन लगाया और जज हमें दो ही चीज़ें करेगा हमारे साथ, या तो हमें सजा देगा, जेल भेज देगा, या फिर हमें पब्लिक में भेज देगा, आज़ाद कर देगा। तो अगर उसने आज़ाद कर दिया तो हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे, राइट। और अगर उसने हमें सजा दी तो हमें तिहाड़ भेजेगा। तो तिहाड़ में जो मेरे सराउंडिंग भी भेज सकता है, हाँ भोंसी भी भेज सकता है सर। तो जेल में जब भेजेगा वहाँ पे और लोग भी सजा काट रहे होंगे। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इस दुनिया में जितने भी फैमिलीज हैं जी, रेयर टू रेयर केस होगा जहाँ फैमिली में एक पर्सन बहुत लाइफ अच्छी लग्जरी और खुश जी रहा हो और फैमिली परेशान हो। ज़्यादातर पूरी फैमिली स्ट्रगल करती है। तो जब गॉड भी बर्थ देता है हमें, अगर उसे हमारी लाइफ में स्ट्रगल देने हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कि 20 साल के लिए तुम्हारी सजा है, 20 साल के बाद तुम्हारी अच्छी आएगी, तो हमें वो ऐसे एक एनवायरनमेंट में भेजता है जहाँ और लोग भी सजा काट रहे होते हैं। वहाँ मेरे पेरेंट्स कहीं से आए हैं, मेरे ब्रदर कहीं से आए हैं, सिस्टर कहीं से आए, हम सब मिलके जूझ रहे होते हैं। फिर पता लगता है कि 20 साल के बाद मेरी लाइफ में एक चेंज आना है, मेरा सजा पूरी हो गई तो 20 साल के मैं ग्रो करना स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। और कभी कभी फैमिली में सबकी ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से जब हम बर्थ लेते हैं उसी टाइम डिसाइड हो जाता है। हम आज बात करते हैं उस डेट ऑफ बर्थ के बारे में जो हो चुकी है सालों पहले, और उसके बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो सोचो कि मतलब डिसाइडेड है सब कुछ। हमें ये समझना है कि जो आने वाला टाइम है इसको अपने अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग हमें बीच का रास्ता निकाल के कैसे जीना है। अब अगर कोई डिप्रेशन में है एक्सट्रीम और जॉब में डिसअपॉइंट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो थेरेपिस्ट कितनी देर तक उसे थेरेपी दे पाएगा? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से हम ये देख लेंगे कि ये कितना डार्क जाएगा। 3 महीने का कोई बात नहीं, राइट। 3 महीने हम उनको ऐसी रेमेडीज़ में डालेंगे जिसमें वो फिजिकल इन्वॉल्व हो जाए। जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स स्टार्ट करवा दिया, ठीक है, उसको कुछ मंदिर में भेज दिया मैंने सेवा के लिए, ताकि वो उसमें, मेरा गोल ये नहीं है कि वहाँ सेवा करने जा रहा हूँ, मेरा गोल ये कि ये बॉडी जो है ना चल के मंदिर में जाए। वहाँ जाएगी तो वहाँ का ऑरा पॉजिटिव होता है, वहाँ और लोगों को देखेगी और लोग तो फील बेटर आता है। वो कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज इस तरीके से होती हैं कि बॉडी में खुद ही पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। हम मंदिर में जाते हैं ना, अगर गॉड से कहते हैं कि प्लीज मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा करियर खराब हो रहा है, तो गॉड ना एक्चुअली बोल नहीं पाते। मतलब हमारी जो जितनी भी भगवान की प्रतिमाएं हैं वो शांत है बिल्कुल। अगर वो बोल पाते थे हमें भगा देते हैं, लिटरली भगा देते कि तुम इसलिए मत आओ मेरे पास, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ, मैं कुछ बदलूंगा नहीं। मैं एक एनर्जी दूंगा कि जितने दिन मेरे पास आते रहोगे, एक तुम्हें लगेगा कि मैं खड़ा हूँ साथ में, क्योंकि तो डिसाइडेड है। जब राजा हरिश्चंद्र नहीं बचे तो हु वी आर, वो तुम्हें शक्ति देगा। हाँ, वो डार्क साइड निकल जाओगे आराम से, हाथ जोड़ के डेली जाके, डेली नई फ्रेश एयर लोगे, फिर फाइट करोगे, क्योंकि सब कुछ तो उसने लिखा हुआ है एक्चुअली। बहुत पावरफुल थॉट है और बहुत पावरफुल बात है ये कि जब जीवन में सब कुछ लिखा हुआ ही है, आप एनर्जी लेने जाओ ना, आप मांगने मत जाओ। सर मैंने कहीं पे एक टर्म सुना था, करियर अलाइनमेंट इन एस्ट्रोलॉजी, राइट, कि अगर आपने अपने करियर को अपनी कुंडली के हिसाब से अलाइन नहीं किया, या आप अपनी कुंडली के अगेंस्ट काम करने चले गए, तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस, मनी ब्लॉकेज, जॉब लॉस, या एक्सेट्रा बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसमें कितना सच है, और ये एक्चुअल में करियर अलाइनमेंट नाम की कोई चीज होती भी है कुंडली के हिसाब से? इसमें ना गॉड का बड़ा हाथ है। ओके, मैं बोलता हूँ आपको कि वो चेस खेल रहे हैं, हम सिर्फ प्यादे हैं, और वो अपने एंटरटेन हो रहे हैं, देख के चलो भाई क्या चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। इसमें ना बहुत खराब चार्ट भी कई बार हमारे पास आते हैं। अब मेरे को लगा कि 4 साल बहुत खराब है, बहुत खराब है, किसी तरह मंत्र जाप पे डाला कि शांति से निकालो, और मैंने बोल दिया शुगर कोट करके, कैसे भी बोल दिया कि 4 साल बहुत खराब है जी। और यू कांट बिलीव कि मेरे अंदर भी चल रहा होता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ,
मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे पास आया है, मुझे पे कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये पर्सन बाद में मुझे बोले कि सर मजा आ गया, तो मेरे को ना डबल पावर मिलती है। लेकिन इसमें गॉड बड़ा प्ले करते हैं। मैंने जो एडवाइस की उसको कि भाई ये 4 साल में मेडिटेशन कर, जॉब जो चल रही है चलने दे, रिस्क मत ले, और बाय चांस उसका एंड मेरे पे होना था, यहाँ पे आके वो ठीक होना था, वो खराब पीरियड में भी ठीक हो जाते हैं वो, क्योंकि अल्टीमेट ऊपर सुप्रीमेलिटी गॉड बैठा है, तो वो चेंज हो जाता है। और अगर वो डार्क पीरियड वो नहीं ठीक करना चाहते गॉड, उसका लिखवा के आया है वो, तो वो मेरे बाद भी ठीक नहीं होगा, वो फिर जाएगा कहीं और फिर डूबेगा। तो अल्टीमेटली वी कैन हेल्प द पीपल, बट उसकी डेस्टिनी उसके अगर हेल्प करना चाहती है, क्योंकि अगर 10 लोग लॉस में हैं करियर की वजह से, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी की एडवाइस से इंप्रूव हो जाते हैं, उनके स्कोप होता है, ये भगवान देखता है। मैं वही कह रहा हूँ कि 100% तो एस्ट्रोलॉजी, वी आर अ ह्यूमन, हमने एक साइंस पढ़ी है उसके हिसाब से जो कि 99% इम्पैक्ट करती है, लेकिन रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि जब बेबी बर्थ लेता है जी, अब हमें तो डाटा चाहिए, मुझे डाटा नहीं मिलेगा, सॉरी, एक प्रश्न कुंडली लगाई जाती है हमारे यहाँ जिसमें आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया कि मुझे एक स्टूडियो खोलना है और उसमें 50 लाख का खर्चा आएगा और मैं सब तैयार कर रखा, खोल दूं मैं, चलेगा, और मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरी कुछ नहीं है मेरे पास, राइट। तो हम आपसे एक नंबर निकलवाते हैं, सीड बोलते हैं उसको। बहुत तरह से होता है कि मैंने आपकी से स्पिरिचुअल बुक से निकलवा लिया, जो आपके माइंड के इन्वॉल्वमेंट के बिना निकला है, लकी ड्रॉ काइंड ऑफ, उसके बिहाफ पे एक चार्ट बनता है, वो आंसर कर देता है आपको इमीडिएट कि ये चल जाएगा, और उसमें 200% आता है क्लियर कट। अच्छा, अभी एक केस आया था कि एक लड़की थी, उसका रिश्ता हो गया था, और रिश्ता होने के बाद कुछ उनकी बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लड़के ने उसे ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर, और वो लड़की घबरा रही है, और मेरे को दिख रहा है, तो मेरे को उस समय लड़की की डिटेल नहीं है हमारे पास, लड़की की है, लड़की का मैं देख रहा हूँ डिप्रेशन पीरियड है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि रिश्ता टूटेगा। ओके, अब वहीं एंड हो गया, अब मैं कैसे जवाब दूँ जी, तो हमने लगाई प्रश्न कुंडली, उसमें इमीडिएट आंसर आता है कि वो रिश्ता तोड़ेगा, ओके, ये नहीं चलेगा। विद इन 8-10 आवर्स उसका कॉल आ गया कि सर उसने बोल दिया है, उसकी फैमिली का मैसेज आ गया कि हम नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह से भी चीज़ें देखी जाती है। हाँ, कई जगह हम भी फेल होते हैं, और ये मानना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजर इज नॉट अ गॉड, राइट। डॉक्टर्स भी फेल होते हैं, सबको बचा नहीं पाते। बट सर आपने एक बात बोली, मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो बात, कहीं ना कहीं जो इंसान है ना, अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो भगवान ने किया, और कुछ बुरा हो रहा हो तो भगवान की गलती। हर जगह पे दोष जो है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो, हर चीज हो, उसमें भगवान पे डाल देता है। हाँ, ये एक तरह का नशा है। आप समझो, अगर एक सपोज मैं अल्कोहल पीता हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है, और आप नहीं लेते, यू आर माई गुड फ्रेंड, मैं आपको बोलूँगा एक बार पियो, आपको मजा आएगा, तो आप बोलोगे नहीं यार, आप, मैंने कन्विंस कर लिया आपको, आप एग्री हो गए, चलो ठीक है दे दो, आपने पिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ आपके वाव कहने का, मैं वेट कर रहा हूँ आपके वाव कहने का। आपने बोला कि आप लिटरली आप सही कहते थे, मजा आ गया, तो ये मतलब इंजॉय आपका नहीं हो रहा है, इंजॉय मुझे हो रहा है कि यार देखा। सेम थिंग आता है जो स्पिरिचुअल आजकल चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकन पीपल, कि मैम स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, इनका बड़ा चल रहा है। इनको ना जितने भी इन्फ्लुएंसर स्पिरिचुअल आ गए हैं आजकल, ये लोगों को स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हैं, जो वी ऑल नोज बाय बर्थ, हमारी फैमिली में सबको पता है क्या स्पिरिचुअलिटी होती है। अभी सिखा रहे हैं, अब सिखा के सपोज किसी ने इनके कहने पे पर्टिकुलर किसी मंदिर में या किसी, एक तो एक पूजा को बड़ा इंकरेज कर रहे हैं कि आप पूजा करोगे तभी, इट्स योर चॉइस। आप पापा को पापा बोलोगे तब भी वो हेल्प करेंगे, नहीं बोलोगे तब भी हेल्प करेंगे। डैडी काम करते हैं अपने, गॉड इज डैडी, वो करेंगे। आप अभी कहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर मंदिर जाओ और आपका हो जाएगा, ठीक है, या मैं सत्संग में आता हूँ आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि वो नशा कर रहे हैं। एक अल्कोहलिक के लिए नशा क्या है? अल्कोहल। और जो मंदिर जा रहा है उसके लिए नशा क्या है? वहाँ जाके मुझे भजन में मजा आता है, भक्ति नशा है, वो भी एडिक्टेड है वो, तो उसको लेके जाते हैं। अगर वो पर्सन चला गया, वो कहता नहीं मैं नहीं जा रहा, 1-2 बार चला गया, और लिटरली वो वेट करते हैं, मजा आया, फील बेटर, कह रहा
दे आर फील बेटर। तो इसलिए अब लाइफ में अगर आप चेंजेस नहीं आते तो भी आपको ही बोला जाएगा कि आधे लोग तो ये बोलते कि आपकी कोई गलती है, आप प्रेयर ठीक से नहीं कर रहे हो, आप जो ठीक से नहीं जला रहे हो। हम तो इसी फंसे हुए, ये कब गलत तरीके से रखा हुआ है आपने, ये मोबाइल गलत जगह चार्ज किया है। कमियां निकालने की आदत हो गई है इंसान को, और कुछ नहीं है। नहीं कमियां नहीं, हम लोग परफेक्ट लाइफ के चक्कर में पड़ गए। मैं जितने भी वास्तु के देखता हूँ, वास्तु बहुत सिंपल है, इन्होंने इतना कस्टमाइज कर दिया है। ज़्यादातर वास्तु कौन करवाता है? जो मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। सर एवरीबडी इज रनिंग फॉर परफेक्शन। एक मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था, बड़ा प्यारा कोट था कि हम जिंदगी भर परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं एंड वी ऑलवेज फॉल फॉर द इम्परफेक्शंस। एक्चुअली चाहे वो प्यार हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, मतलब लाइफ में हर जगह, हर एरिया में हम जाते हैं परफेक्शन ढूंढते हुए, और हम इनपरफेक्शन घर लेके आते हैं। एक्चुअली बिल्कुल वही चल रहा है। इसलिए परफेक्ट इज नथिंग। और जो लाइफ है ना, जीने के लिए हर चीज़ की ना एक लिमिट है। ट्रू। एस्ट्रोलॉजी है इंफॉर्मेशन के लिए कि अच्छा है बुरा है, किस तरह रहेगा टाइम, अप रहेगा लो रहेगा, इसलिए नहीं आपके विशेष पूरी करने के लिए। और हम भाग रहे हैं विशेष पूरी करने। सही बात है। और आई डोंट नो ये कब तक चलेगा कि करोड़पति कैसे बनेंगे आप, पैसा कैसे बरसेगा, क्योंकि इनका अगर खुद का नहीं बरस पा रहा किसी का, तो लोगों को कैसे बरसे। और आप ये बैठ के कंटेंट क्रिएटर हैं आजकल, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी फील्ड में है सारे, ये बैठ के डेली लिखते हैं कि एक हैं एस्ट्रोलॉजर या पंडित क्या हैं, उन्होंने वो खुद ही भूल जाते हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि आपको मनी का अगर इशू है तो कुछ शुगर लेनी है, कुछ 250 ग्राम, और 11 इलायची लेनी है और अपने नॉर्थ ईस्ट में रख देना है। अच्छा। और उसके बाद देखिए आप दूसरे पॉडकास्ट में आते हैं, उस इलायची को किस कर देते हैं। मैंने कहा ये कैसे डिसाइड होता है? और ये इसके आज तक कोई बुक नहीं है रिचुअल्स की, ये बैठ के बना रहे हैं, ये पर्चियाँ बना रहे हैं कि सुबह क्या कंटेंट देना है। सर डॉक्टर साहब बन गए हैं कि आपको 102 है, आपको 104 है, उस हिसाब से आपको 250 mg लेनी है, 350 लेनी है और 400 लेनी है। मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट वहीं से उठाया हुआ है, क्योंकि वहां तो ये चीज वर्क करती है कि आपको बुखार 104 है, अच्छा तो आपको 250 mg काम नहीं करेगी, आप एक काम करो, आप 650 ले लो, अगर साथ में इन्फेक्शन भी है तो आप 1000 mg ले लो। तो यहाँ पे ये इंसान को देख के समझते हैं कि नफ्स पकड़ के तुम्हारी शरीर में आत्मा की जो एनर्जी है जी वो अभी 440 वोल्ट के हिसाब से चल रही है, तो आपको 11 इलायची नहीं, आपको 21 ही काम करेंगे। तो पॉडकास्ट का मतलब हमारा ये है अवेयरनेस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि आपके पॉडकास्ट थ्रू की आप एजुकेट हो, पढ़ें। देखो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, क्योंकि आज हम 2026 में आ गए हैं और सब चीज़ स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। ट्रू। और हर साइंस ईजी हो गई है इस टाइम पे, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं, खुद को साइकोलॉजिकल सेव कर सकते हैं, हंगर खत्म हो जाएगा भागने का। लेकिन हम डिपेंड कर रहे हैं लोगों पे, और जहाँ पे 100 में से 99 लोग फेक हैं, और मैं अकेला या मेरे जैसे 100 लोग भी हो गए तो भी सोसाइटी को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ब्लड में है बेवकूफ़ बनना। हम बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, हम सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। राइट। मतलब हम करना ही नहीं चाहते काम। सही बात है सर। अगर मैं प्लैनेटरी या प्लैनेट पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँ कि कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो किस तरीके की जॉब देते हैं इंसान को, तो हम उसको तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? yes. अगर मैं सन की बात करूं तो सूर्य जो है वो किस तरीके की जॉब्स देता है? पहली चीज़ तो क्या है कि सन का जो नेचर क्या है, इज अ किंग बोला जाता है। उसको पता है मैं ये सृष्टि में ही चला रहा हूँ, तो ईगो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसका। तो जो उनमें एक तो एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो दे कैन बी अ गुड लीडर। मेरा असेंडेंट सन है, तो मुझे बचपन से मैं रहा पीछे हूँ, लेकिन साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस में है कि आई कैन लीड। तो अगर हमें मौका मिलता है लीड करने का, सन रूलिंग को, लियो लगना को, ठीक है, मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जी, मैं असेंडेंट की बात कर रहा हूँ। लगन लॉर्ड सन है, लियो राशि है, तो दे कैन बी अ वेरी गुड लीडर इन हर, मतलब हिज और हर डिपार्टमेंट। राइट। अब वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट बाकी चीज़ों से निकल के आता है, वो बहुत अच्छी लीड करते हैं।
सेकेंड थिंग, ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि कर्क लगना है, तो इससे मैं बाय डिफॉल्ट कोशिश करूंगा उनको कि वो किसी एडवाइजरी में जाए, काउंसलिंग में जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी काउंसलिंग कर पाएंगे, सुन पाएंगे सामने वाले को पूरे धैर्य से। जो लियो लगना है वो ज़्यादा लिसन नहीं कर पाता, ज़रूरी नहीं है, वो जल्दी शॉर्टकट में चलो भाई जाओ जी। ऐसे ही अब जेमिनी है, जेमिनी असेंडेंट है, वो मरकरी रूलिंग है, दे कैन बी ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। ओके। ये मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बातों नहीं होते, और ये मतलब अपनी एज से ना हमेशा यंग दिखेंगे। अब इनको अगर कम्युनिकेशन में डाल दिया, कॉलिंग जॉब्स में डाल दिया जी, वो बहुत पोलाइटली, मतलब इनको जाना इसीलिए जाता है कि यार कितना मीठा बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग है। अब जुपिटर असेंडेंट अगर हम देखें किसी को, जुपिटर का अपना एक तो ये सजिटेरियस और एक है पाइसिस, ठीक है। अब ये दोनों जुपिटर के अंदर आते हैं, तो जुपिटर के असेंडेंट वाले और वीनस के असेंडेंट वाले दे कैन बी टीचर। वीनस का आता है टॉरस और सेकंड आता है लिब्रा। ये दोनों, वीनस दैत्य गुरु है, ये देवगुरु है, इनके टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। अब टीचिंग स्किल्स से, अब मैंने बोला कि वीनस रूलिंग है, वृषभ लगन है बच्चा, अब टीचिंग स्किल्स मिल गया उसको। अब जरूरी नहीं ना कि स्कूल में टीचिंग करे, हो सकता है इज अ वेरी गुड कैमरामैन, राइट, वो फोटो शूटिंग सिखा रहा हो लोगों को, वो एक्टिंग सिखा रहा हो लोगों को। ऐसे ही जुपिटर के लिए जो अगर हम देखें तो सेजिटेरियस है, ठीक है, उसको वॉरियर बोलते हैं। तो हो सकता है वो फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहा हो किसी को, टीचिंग में कर रहा हो कि आपको कैसे फिट, और वो उनके पास बहुत वोकेबलरी होती है पढ़ाने के लिए। मून की बात करें तो सर, मून का कर्क लगन हो गया जी। तो मैंने बोला ये बहुत बड़े मतलब मनोवैज्ञानिक बोल सकते हो आप, और इनमें क्रिएटिविटी अलग तरह की होती है, मतलब ये बैठ के इमेजिनेशन इतनी अच्छी कर सकते हैं, राइटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, और इनको पता है कैसे सामने वाले को पैम्पर करना है, इस तरह चीज चलती है। और अगर सर राहु केतु की बात करें तो, राहु अगर लगन में है तो पहली चीज तो राहु का जो बाय प्रोडक्ट है जी, वो है शॉर्ट टेम्पर्डनेस। ओके। तो और वो आता है स्पार्क की तरह, मतलब कभी कभी राहु लग्न वालों को हमेशा 2 घंटे बाद रियलाइज होता है कि इस चीज़ को मैं दूसरे तरीके से हैंडल कर सकता था, मैंने गलत जगह एनर्जी लगा दी, ठीक है। तो उसके लिए हमें हमेशा पहले तो ये समझना पड़ेगा कि राहु को कंट्रोल कैसे करना है। राइट। रेड बुक का बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है कि उसमें अगर हम मंगल यंत्र धारण कर लेते हैं तो हमारा राहु थोड़ा शांत हो जाता है, ओके, और हम नंगे पैर कम से कम रहेंगे तो राहु थोड़ा बैलेंस रहेगा। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वी आर ह्यूमन, राइट। मैंने आपको बता दिया कि आपका शर्ट ठीक से नहीं दिख रहा है, तो आप उसको एक बार ठीक कर लोगे और थोड़ा ध्यान रखोगे। सही बात है सर, बिल्कुल तो जैसे ही आपको पता लग जाता है कि मेरा एग्रेशन बहुत ख़राब है और ये डोमिनेटिंग वाला है, तो वैसे ही अगर, और आपने एक्सेप्ट कर लिया, सबसे पहले एक्सेप्टेशंस एक्सेप्ट कर लिया ना, वो 50% कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, कि एक्सेप्टेंस का ही गेम है सारा। अगर मान लो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आई एम अ रॉन्ग पर्सन एट दिस पर्टिकुलर केस, तो वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं मान रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं राहु लगन वाले की पार्टनर को कि आप ध्यान रखो कि आप मुझे गुस्सा ना दिलाओ, ओके। वो अपने पे ध्यान रखते कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। दूसरा, राहु डिसीजन मेकिंग बहुत खराब करता है लगन में आ गया तो, राइट। डिसीजन मतलब उनके चांसेस गलत डिसीजन ही लेंगे। तो राहु केतु को बहुत सारी चीज़ें, जैसे 5th हाउस में आ गया जी, तो उनको इंटरकास्ट में बढ़ा ले जाएगा रिलेशन में, डाइजेशन खा जाता है, कभी ना कभी पाइल्स वगैरह हो सकता है लाइफ में। अच्छा, हाँ, जब भी राहु आएगा तो बड़े इजीली उनको लाइफ लॉन्ग ना गैस्ट्रिक ब्लोटिंग इश्यूज रहते ही रहते हैं। इवन ट्रांजिट चार्ट देखते हैं हम, अगर ट्रांजिट में भी राहु आ रहा है उधर जी, तो उस समय 5th हाउस में आएगा तो हेल्थ खराब कर देगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि ट्रांजिट में अभी एक्वेरियस में है राहु, मेरा 7th हाउस एक्वेरियस है और उसमें राहु है, और मेरी मून साइन एक्वेरियस है, तो आई नो कि इस समय मेंटल पीस अप डाउन बहुत होता है मेरा। मैं बड़ा शांत रहता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, कंसल्टेशन तो निकल रहा है। एक पर्सन जिसको नहीं पता उसकी लाइफ हेल है, जितने लोग आते हैं, क्योंकि जब आपके मून के ऊपर राहु ट्रांजिट करता है जी, आपका मून साइन क्या है? ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा सर, मेरे को याद करना पड़ेगा। हाँ, तो आपका 10 नंबर हो गया ना, कैप्रिकॉर्न? नहीं सर, लियो है।
लियो हो आप लगन से? हाँ। लगन 5 नंबर राशि। सर मैं तो बिल्कुल कंफ्यूजन होगी, मेरे को अपनी कुंडली खुद खोल के देखनी पड़ेगी। कोई नहीं, मतलब आपके लगन में जो भी साइन नंबर है, हाँ। वो आपका मून साइन है। आपका असेंडेंट और मून साइन सेम हो गया, ठीक है। अब क्या, अगर वहाँ पे जो भी साइन लिखा हुआ है उसके ऊपर जब भी राहु ट्रांजिट करके आएगा, उस समय 18 महीने के लिए आता है उस हाउस में, उस समय आपको मेंटली सेटबैक होंगे। बाय चांस कोई रीजन मिल गया तो यू फील वर्स्ट। अगर आप कई बार कहते हो मुझे पता है, अलर्टनेस इज अ बिगर। अगर मुझे पता है कि यार 2 दिन ना बड़े क्रिटिकल निकलने, तो मैं अपने शांत कि 2 दिन निकाल लेंगे, 18 महीने निकाल लेंगे। तो वही वाली बात है, चेयरफुलनेस नेचुरल जो आपको मिली है, मैं आपको देखता हूँ तो यू कैन फाइट इन एवरी दशा। अल्टीमेट ये है कि आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैं वही कहूँगा फिर से कि पढ़ो। इट्स अ वेरी इजी साइंस, लिटरली इजी, लेकिन सही जगह से पढ़ना। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर अभी आपने रेड बुक की बात करी, जैसे लोग सिंपल भाषा में लाल किताब भी बोलते हैं, क्या लाल किताब की रेमेडीज करियर के लिए पावरफुल होती हैं? कह सकते हैं कुछ चीज़ों में। अब थोड़ा सा मैं बोलूँ कि हम जब बीमार होते क्या खाते हैं? खिचड़ी। तो आई प्रेफर खिचड़ी। न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी, रेड बुक मिक्स कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर करियर में अच्छा है तो मैं उस प्लेनेट की पर्टिकुलर रेड बुक रेमेडीज से हम इम्प्रोवाइज करते हैं उसको। सपोज किसी का राहु का पीरियड चल रहा है और बहुत अच्छा करियर के लिए, और न्यूमरोलॉजी सपोर्ट कर रहा है, तो मैं उसे कहूँगा कि बस सिर्फ इतना स्टार्ट कर कि गुरुद्वारे में पोंछा लगाना स्टार्ट कर दे या जोड़े सेवा करना स्टार्ट कर, ठीक है। तो जोड़े सेवा को हम रिप्रेजेंट करते हैं शनि से और राहु से, और वहाँ पे अगर हम किसी धर्म स्थान के अंदर सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पे जाने के बाद राहु बैलेंस हो जाता है और जुपिटर हमारा बेटर हो जाता है। तो ये भी तभी एनालाइज किया जा सकता है कुंडली को देख के, कि आपके कौन से ग्रह का कौन सा इशू चल रहा है, किस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। एग्जैक्टली यही है, तभी आप उसे उपाय बता सकते हैं। हाँ, तभी आप हमेशा बोलते हो कि ये जितने भी लोग उपाय बेच रहे हैं इनको बंद करो। पॉडकास्ट उपाय बताने के लिए नहीं है, लोगों को साइकोलॉजी समझाने की काम कैसे कर सकते, स्पेसिफिक टारगेटेड हो सकता है। Exactly. मैं आपसे ये पूछूं कि सर जॉब इंस्टेबिलिटी के लिए कौन से 3 उपाय बता सकते हो, तो आप सबसे पहले कुंडली बोलोगे, कुंडली दिखाओ, फिर बताऊंगा उपाय। सपोज आपका करियर बहुत अच्छा है 5 साल, मैं बोल दूंगा 5 साल ऐश करो। अरे वाह, खत्म। क्यों जबरदस्ती रेमेडी करनी है? अगर बताओ आपका करियर अच्छा है, रिलेशनशिप्स ठीक है, 5 साल आपके हैं ये, तो एंजॉय करो, क्या करना है। और अपनी लाइकिंग को परफॉर्म करो। मतलब सपोज कोई इमोशनल, मैं कहता हूँ थोड़ा इमोशनल पीरियड रहेगा, बाकी ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा वर्कआउट करो, फिजिकल एक्टिविटीज करो, स्पोर्ट्स खेलो, तो उससे आप बेटर हो जाओगे। दीज आर ऑल्सो रेमेडीज। आप एक बताओ, एक डिप्रेशन में बंदा जी, उसको आप क्रिकेट पिच पे खड़ा कर दो, वहाँ की जो हमारी जो नॉर्मल लेदर की बॉल होती है, वो सामने से शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन कहाँ जाओगे? स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ डिप्रेशन में देखे हैं? अगर जब वो खड़े होते हैं, अगर पर्सनल इशू को छोड़ भी दें जी, वो उस समय सोचते हैं कि इस सेकंड क्या करूं। आप जिम जाते हैं, आई थिंक करते हो आप एक्सरसाइज, तो उस समय उस 1 घंटे में 1.5 घंटे में आप क्या सोच रहे होते हो कि अगला सेट कैसे लगाना है मुझे, या जो सोच रहे होते हैं उसको क्या। और इमोशनल पीपल के लिए वो जो भी लाइकिंग परफॉर्म करे, चाहे वो गिटार बजा रहे हैं, उनकी लाइकिंग जो है, चाहे वो सिंगिंग है, वो मेडिटेशन है। ट्रू, इट्स अ मेडिटेशन। अब मेरे लिए आई एम वर्किंग आउट फ्रॉम 2001, ठीक है, जब से मैं लगातार वर्कआउट करता हूँ, तो मेरे लिए मेडिटेशन वही है कि मैं सुबह पहुँच गया, लोगों से मिला, अच्छा वर्कआउट किया, इट्स 1.5 आवर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपना कभी भजन सुन के, कभी हनुमान चालीसा सुन के, कभी इंग्लिश सॉन्ग सुन के मैं इंजॉय कर रहा हूँ। इट्स अ मेडिटेशन, क्योंकि उसके लिए आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा। अच्छा, मेडिटेशन जो लोग सिखा रहे हैं, एक पर्सन को एक्स्ट्रा आप एक्टिविटी में डालो, स्पेशल आके बैठो और ध्यान लगाओ। क्यों लगाना है? नेचुरल ध्यान। अभी आप पॉडकास्ट में हो, आप कहाँ पे हो? टोटली आप यहाँ पे हो। मैं तो सिर्फ इट्स मेडिटेशन, इट्स योर मेडिटेशन। यस इट इज, एक्चुअली लाइफ ऐसी है, बहुत सिंपल है। अमेजिंग सर, बहुत बहुत मैं कहूँगा कि द कन्वर्सेशन दैट वी जस्ट हैड, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिंग थी, क्योंकि लोगों के मन में ना बड़े सारी चीज़ों को लेके अंधविश्वास डेवलप हो जाते हैं कि यार
ये एस्ट्रोलॉजर ये तो उपाय नहीं बताता, ये तो गलत है, ये तो झूठा है, राइट। ये एस्ट्रोलॉजर इसने मेरे को ये चीज़ नहीं बताई, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ही आदमी है। बट कहीं ना कहीं हमें सबको समझना पड़ेगा कि कर्म के उपाय होते हैं, एक्चुअली भ्रम के उपाय नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म के उपाय यानी अपने कर्मों को ठीक करने के लिए किसी का फायदा हो, किसी चीज में आप कुछ दो या किसी को कुछ मिले, उससे बेनिफिट हो, एक्चुअली वो होते हैं कर्म के उपाय। अभी जो ट्रेंड है ना, जितना भी आप देख रहे हो अभी चल रही है, ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, और मुंडेन की एक्यूरेसी नहीं है अभी भी। ये क्या होता है कि मैं 10 प्रेडिक्शन कर दूंगा, मतलब स्टेट के ऊपर, कंट्री के ऊपर, यूज मतलब मास पॉपुलेशन के ऊपर, 1 नंबर वाले ये हो जाएंगे तुम। अब क्या होता है कि जब भी मैंने कुछ प्रेडिक्शन की और जो बिलीवर हैं 100 लोग 1 नंबर वाले हैं, और मैंने बोला कि 100 अब 1 नंबर वालों को चोट लगेगी, 2 को लग गई, वो ऐसे पकड़ के बैठ जाएंगे, या 4 लोग नियर मिस हो गए कि ट्रक पास से निकल गया क्योंकि सर ने सही बोला था। ऐसा ही होता है सर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें, वहीं पे इंसान आके उलझ जाता है। बट बिफोर वी कम टू एन एंड, एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ आपसे, एक मैसेज या एक एडवाइस जो आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो करियर को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। हाँ, तो पहली एडवाइस ये है कि मैंने फिर बोलूँगा कि पढ़ लो, अगर किसी से भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, ताकि आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। क्योंकि अगर किसी ने बोला कि 2 साल बाद करियर अच्छा आएगा और अगर नहीं आया, आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओ, क्योंकि नॉलेज इज पावर। हाँ, बहुत ईजी है पढ़ना। दूसरी बात यह है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्शन में रहो जिसे बिलीव करते हो, जो आपको ट्रुथ बताए और आपको रेमेडीज ना बता के पहले आपकी काउंसलिंग करे कि अगर 2 साल टफ हैं तो 2 साल में दुनिया कहाँ बदल रही है हमें उससे मतलब नहीं है, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और मुझे इसे कैसे संभालना है, उसको मेरी काउंसलिंग करे, ताकि मैं रेमेडीज सेकेंडरी है, पहला है बिहेवियर। अब अगर किसी का न्यूमरोलॉजिकली किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 है ऑलरेडी, ठीक है, और उसका डेस्टिनी 9 नहीं है, सपोज डेस्टिनी 9 नहीं है, राइट, डेस्टिनी नंबर समझते हैं हम, समराइज करते हैं सिंगल जी, और 9 ऑलरेडी है और एक 9 और आता है, तो ये समझ लो कि 9 इयर्स के लिए देयर इज अ लॉट्स ऑफ चांस कि उसको पसंद करना कम कर देंगे लोग, उसके काम में कमियां निकाली जाएंगी, राइट, उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, निराशा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब 9 इयर्स के लिए मैं कैसे समझाऊंगा? हाँ, एवरी ईयर कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वो उसको कवर अप करेंगे। अगर मान लो पॉजिटिव नंबर्स की पावर्स आई तो वो उसको हेल्प कर जाएंगे। ये सब आता है एनालाइज फैक्टर। तो कनेक्ट करो किसी से भी, ट्रस्ट करो और फॉलो करो, और ज़्यादा रेमेडीज़ मत करो, प्लीज़ मत करो रेमेडीज़, क्योंकि आप जब रेमेडीज़ बड़े इमोशन से करते हो और जब वो परफॉर्म नहीं करती हैं तो बदनाम एस्ट्रोलॉजी होती है। हर चीज़ का सर भाव होता है, इंसान हर चीज़ में एक भाव डाल के उसको करने की कोशिश करता है जी, और जब वो उस बिलीव के साथ उस चीज़ को करता है और उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं निराशा आती है। और जो लोग सही गाइडेंस दे रहे हैं, जो सही चीजें बता रहे हैं, उनसे भी विश्वास उठ जाता है उनका, बिल्कुल, क्योंकि मन में तो वही थॉट बैठ गया है ना कि यार ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से वैसे होगा। बट इसने जो उपाय बताया वो पावरफुल नहीं था, कोई और ऐसा मिलेगा जो पावरफुल उपाय ही बताएगा मुझे, जिससे मेरी समस्या का समाधान होगा। और वहीं वो विशेष सर्कल ऑफ, वो कहते हैं ना कि जैसे मैंने बीच में बोला कि एक तरफ दरिया है, एक तरफ दलदल है, बिल्कुल, राइट, आप दरिया में नहीं जा रहे हो, आप दलदल की तरफ जा रहे हो। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए आज, एंड फॉर शेयरिंग ऑल द नॉलेज एंड ऑल द इनसाइट्स। एंड आई नो कि जो भी सुनेगा इस पॉडकास्ट को, दे विल डेफिनेटली एंजॉय इट, एंड वो दिल से इसको सुन के आपकी बताई हुई बातों का पालन करने की कोशिश करें, जिससे कि उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव लाइट आए। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक्स सर।